बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लहू जब तक रगों में दौड़े जिंदगी भी दौड़ती है, और जब जमीन पर बहे तो कितने ही दामन को रंगीन कर जाता है। और ये रंगीनी ख्वाह दामन की हो या लम्हात की, बाज़-औक़ात बड़ी संगीन सूरत हाल से दो चार कर देती है। गांव की खामोश फिजाओं में बहते लहू की चीखों पुकार। मौजूद सामईन इकराम, उर्दू वॉइस ऑन पर आप सभी को खुश आमदीद। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, उसका उन्वान है पर्दा नशी। ये कहानी मलिक सफदर हयात की डायरी से माखूज है। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज अ न्यू यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें। शुक्रिया। वो एक ठठरती हुई घुप अंधेरी रात थी। मैं मामूल के कामों से फारिग होकर सोने के लिए लेटा तो दस्तक की आवाज सुनकर चौंक उठा। उस वक्त रात के 10 बजे का अमल था। मौसम की मुनासबत से इतनी रात गए किसी का मेरे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक देना किसी खतरनाक इतला के आसार ही थे। बहरहाल मैंने गर्म बिस्तर छोड़ा और ठंडे ठार सहन में से गुजरकर क्वार्टर के बैरूनी दरवाजे पर पहुंचा। ज्यादा इम्कान इसी बात का था कि शबीना ड्यूटी वाले अमले में से कोई आया होगा। दरवाजा खोलने से पहले मैंने एहतियातन पूछ लिया, कौन है भाई? मैं तवक्को कर रहा था कि जवाब में कोई मर्दाना आवाज सुनाई देगी, लेकिन क्या मर्दाना क्या जनाना, कोई आवाज मेरी समात तक रसाई हासिल करने में कामयाब ना हुई। मैंने दोबारा कदरे बुलंद आवाज में पुकारा, इतनी रात को कौन आया है भाई? इस मर्तबा भी मेरी आवाज सदा ब सहरा ही साबित हुई। बाहर बदस्तूर खामोशी तारी थी। ऐसी बात नहीं थी कि मैं दरवाजा खोलते हुए किसी किस्म का डर या खौफ महसूस कर रहा था। जब मेरी दूसरी पुकार पर भी नतीजा खेज साबित नहीं हुई तो मैंने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। बाहर मुझे कोई भी नजर नहीं आया। ताहद्दे निगाह तारीकी और सन्नाटे का राज था। मैंने घूर घूर कर अंधेरे में किसी इंसानी चेहरे को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अपनी इस कोशिश में नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा। मेरा सरकारी क्वार्टर थाने के अकबी हिस्से में बना हुआ था। उसके बाद दूर तक सरसब्ज़ और शादाब खेतों का सिलसिला फैला हुआ था। मैंने थोड़ी सी मटर गश्त करके क्वार्टर के दोनों पहलुओं में अच्छी तरह झांक कर देख लिया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। जी में एक ख्याल ये भी आया कि थाने के अंदर जाकर सूरत हाल का जायजा लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने फौरन ही इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया और दरवाजे को कुंडी लगाकर दोबारा बिस्तर में घुस गया। मैं सोने के लिए लेट तो गया था, ताहम ज़हन उसी दस्तक की तरफ लगा हुआ था। एक लम्हे की ये सोच भी ज़हन में उभरी कि ये मेरा वहम भी तो हो सकता है। उस रात बर्फीली हवाएं भी तो चल रही थी। मुमकिन है क्वार्टर का दरवाजा हवा के तेज झोंके से बजा हो। मैं इस सोच पर चंद लम्हे भी नहीं रुक पाया था, क्योंकि मैं इस आवाज को हवा की कारिस्तानी समझ ही नहीं सकता था। हवा की वजह से दरवाजा बजना और किसी इंसान के हाथ की दस्तक में नुमाया फर्क होता है, और मैंने बड़ी वाज़ेह दस्तक की आवाज सुनी थी। मैं अपने दिमाग में बिखरी मुख्तलिफ नौ सोचों से काफी देर तक उलझता रहा। फिर पता नहीं किस वक्त मेरी आंख लग गई। अगली सुबह पिछली रात के मौसमी तासुरात ही का अक्स थी। सूरज का कहीं नामो निशान नजर नहीं आता था। गहरी धुंध ने फिजा को, हर शय को अपनी आगोश में छुपा रखा था।
बकौल शख्स से हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। धुंध का सिलसिला गुज़श्ता कई रोज से जारी था। अगरचे दिन के वस्ती हिस्से में कभी कभार सूरज अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए बादलों की ओर से हल्की फुल्की झलक दिखा देता था, लेकिन उसकी तमाज़त माहौल के हिस्से में नहीं आती थी। इन दिनों हर शय शदीद सर्दी की लपेट में थी। वो जनवरी का महीना था और लगता था अब हमेशा जनवरी ही रहा करेगी। मैंने हस्बे मामूल नाश्ता अपने क्वार्टर में किया, फिर तैयार होकर थाने पहुंच गया। सुबह जब मैं बेदार हुआ तो रात वाला वाकया मेरे जहन में ताज़ा था और अब वो सोच के रथ पर सवार होकर मेरे साथ ही थाने आ गया था। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर शबीना ड्यूटी पर आने वाले एएसआई को अपने पास बुला लिया। मतलूब हुसैन मेरे सामने आकर कुर्सी पर बैठ चुका तो मैंने ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया, रात कैसी गुजरी मतलूब हुसैन? बड़ी अच्छी जनाब, उसने जवाब दिया। थोड़ी बहुत नींद भी ली या सारी रात आंखों ही में काट दी? रात के आखिरी पहर 2-3 घंटे के लिए सोया था जनाब, उसने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बताया। फिर अजान के साथ ही आंख खुल गई थी। रात के आखिरी पहर, मैंने उसके कहे हुए अल्फाज में एक टुकड़ा ज़ेरे लब दोहराया, फिर पूछा, आधी रात के तो बाद ही सोए होगे तुम? जी बिल्कुल, वो उलझन ज़दा अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोला। मैं लगभग 2 बजे सोने के लिए लेटा था। मैंने पुरसोच अंदाज में हंकारा भरा, फिर पूछा, रात थाने के अंदर तो सब खैर खैरियत रही थी ना? कोई नाखुशगवार वाक़या तो नहीं पेश आया था? बिल्कुल नहीं मलिक साहब, उसके तजस्सुस का पैमाना लबरेज हो गया। इधर तो सब अमनो अमान ही रहा है, उसने तशवीशनाक लहजे में बताया। फिर पूछा, ये आप आज रूटीन से हटकर क्यों बात कर रहे हैं? पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया। पहले कभी मेरे साथ ऐसा हुआ भी तो नहीं है ना, मैंने कहा। आपके साथ ऐसा क्या हो गया मलिक साहब? उसने इस्तरारी लहजे में पूछा। उसके इस्तफसार के जवाब में मैंने मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में उसे रात वाले दस्तकी वाक़े से आगाह कर दिया। एएसआई मतलूब हुसैन ने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और सरसरी अंदाज में बोला, मलिक साहब, रात को काफी ठंडी और तेज हवाएं भी तो चल रही थी। हो सकता है आपकी समात को धोखा हुआ हो। हवा के दबाव से बजने वाले दरवाजे की आवाज को आपने दस्तक की आवाज समझ लिया हो। ऐसा ख्याल एक लम्हे के लिए मेरे जहन में भी आया था मतलूब हुसैन, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। लेकिन अगले ही लम्हे मैंने इस ख्याल को अपने जहन से झटक दिया था, क्योंकि मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी नजर से एएसआई को देखा। फिर जुमला मुकम्मल करते हुए कहा, क्योंकि मेरी समात हवा से बजने वाले दरवाजे और दस्तक की मखसूस आवाज में बखूबी फर्क करना जानती है। एएसआई ने मुझसे उलझने की बजाय बड़े तहम्मुल से कहा, फिर आपके ख्याल में वो कौन हो सकता है? अगर मेरा ख्याल इस सिलसिले में रहनुमाई कर देता तो इस वक्त मैं तुमसे सवाल जवाब नहीं कर रहा होता मतलूब हुसैन, मैंने एक एक लफ्ज पर दबाव डालते हुए कहा। मेरा तो जहन ही काम नहीं कर रहा जनाब, वो बेबसी से कंधे उचकाते हुए बोला। आपने बड़ी अजीबो गरीब कहानी सुनाई है। तुम्हारा जहन शायद इस वक्त एक भरपूर नींद का तकाजा कर रहा है मतलूब हुसैन, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा। इसलिए तुम घर जाकर आराम से सो जाओ। वो मेरे हुक्म की तामील में फौरन उठ खड़ा हुआ। मैंने अस्बात में गर्दन हिलाकर उसे जाने की इजाजत दे दी। उसने मुझे सैल्यूट किया और फिर कमरे से निकल गया। इन दिनों मैं एक छोटे से कस्बे फिरोजाबाद के थाने में बतौर इंस्पेक्टर तैनात था। उस थाने का चार्ज मुकम्मल तौर पर मेरे पास था, लिहाजा मैं थानेदार भी कहलाता था। थाने का अमला मुख्तसर सा था। मेरे अलावा एक एएसआई मतलूब हुसैन, एक हवालदार रजब अली और 4 कांस्टेबल्स असगर अली, अमीन, आसफ और इमरान इस अमले का हिस्सा थे। उनमें से मतलूब हुसैन और कांस्टेबल अमीन मुकामी थे, यानी उनका ताल्लुक फिरोजाबाद ही से था। इसीलिए मैंने एएसआई को घर जाकर आराम करने का मशवरा दिया था। कस्बा छोटा सा था।
थाना महदूद सा और अमला मुख्तसर सा था, और इसी सा के साथ मुझे थानेदारी भी करना थी। एएसआई मतलूब हुसैन को मेरे कमरे से निकले बमुश्किल 15 मिनट हुए होंगे कि कांस्टेबल अमीन घबराया हुआ मेरे पास आया। मैंने उसके चेहरे के तासुरात देखते हुए इस तरारी लहजे में सवाल किया, क्या हो गया है भाई? मलिक साहब, कत्ल की एक वारदात हो गई है जनाब, उसने चढ़ी हुई सांस के साथ बताया। कहाँ? मैंने बेसाख्ता पूछा। उधर खेतों में, उसने एक संत इशारा करते हुए कहा। आपके क्वार्टर के पिछवाड़े। थाने के पिछवाड़े मेरा क्वार्टर वाक़या था और मेरे क्वार्टर के पिछवाड़े लहलहाते सरसब्ज खेत। मैंने कांस्टेबल की घबराहट के पेश नजर जल्दी से पूछा, कत्ल कौन हुआ है? मैं बज़ाहिर कांस्टेबल अमीन से सवालों जवाब कर रहा था, लेकिन लाशऊरी तौर पर मैं इस मामले को रात वाले दस्तकी वाक़यात के साथ नथी करने में मसरूफ था, और लाशऊरी तौर पर ही मुझे कन्फर्म भी हो गया था कि ये दोनों वाक़यात किसी एक ही सनसनीखेज सिलसिले की कड़ियां हैं। वो कोई नौजवान औरत है जनाब, कांस्टेबल ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। गोरी चिट्टी और खूबसूरत औरत। क्या तुम उस औरत की लाश भी देख आए हो? मैंने उसे घूरा। नहीं जनाब, मुझे तो खादम हुसैन ने बताया है। खादम हुसैन कौन? जिसके खेत में कत्ल की वारदात हुई है, कांस्टेबल ने जवाब दिया। वही इस वाक़े की इतला देने आया है जनाब। खादिम हुसैन बाहर बरामदे में बैठा हुआ है, उसे फौरन मेरे पास लेकर आओ, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। कांस्टेबल अमीन ने फौरन से पेशतर मेरे हुक्म की तामील कर दी। अगले ही लम्हे जमींदार खादिम हुसैन मेरे सामने था। खादिम हुसैन कस्बा फिरोजाबाद का एक छोटा जमींदार था, जिसके पास सिर्फ 5 एकड़ ज़रई अराजी थी। इन 5 में से 4 एकड़ पर वो मौसम की मुनासबत से मुख्तलिफ अनाज उगाया करता था, और 5वां एकड़ उसने अपने शौक के लिए मुख्तस कर रखा था। 5वें एकड़ जिसमें उसने 4 आम के, 2 जामुन के, 2 शहतूत के, 2 अमरूद के, 2 कीनू के और 2 अनार के पेड़ लगाए हुए थे। बाकी बच रहने वाली जमीन पर उसने मुख्तलिफ सब्जियां काश्त कर रखी थी। वो फ्रूट, सब्जी और मुख्तलिफ अनाज के हवाले से खुद कफील तस्वुर किया जाता था। मैं कांस्टेबल अमीन को अपने साथ रखकर खादिम हुसैन के साथ फौरन जाए वकूआ पर पहुंच गया था। दर्जन भर से ज्यादा अफराद वहां पहले से मौजूद थे। मैंने सबको एक तरफ हटाया और मज़कूरा नौजवान औरत की लाश के करीब चला गया। कांस्टेबल अमीन ने गलत नहीं बताया था, वो वाकई एक हसीनो जमील और गोरी चिट्टी औरत थी। मेरे मुख्तात अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 25 और 27 के दरमियान कहीं खड़ी थी। उसे गर्दन काट कर बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया था। उसने सुर्ख रंग का गर्म जोड़ा पहन रखा था, जो जगह जगह से अपनी तबाही और बर्बादी की दास्तान सुना रहा था। उसके बदन के बाज़ हिस्से काबिल एतराज़ हद तक खुले हुए थे। इस बात में किसी शक्को शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि मौत के घाट उतारने से कबल किसी खिलौने की मानिंद उसके बदन से खिलवाड़ किया गया था। वो 101% इस दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल हो चुकी थी। मैं वहां बैठकर लाश का मुआयना करने लगा। पहली ही नजर में एक चुभती हुई हकीकत ने मुझे चौंका दिया। उस जमीन ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली जहां उस औरत की लाश पड़ी थी, और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि जमीन का वो हिस्सा खून के आसार से कतई पाक था। किसी शख्स की गर्दन काटकर उसे मौत के घाट उतारा जाए और उसके बदन से खून का एक कतरा न टपके, ये तो ऐसे ही था जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल टोक्यो या बंदर के 12 सींग। मज़कूरा औरत को जितनी बेदर्दी से और जिस सफाकी से कत्ल किया गया था, उसके नतीजे में तो उस बदनसीब के नरखरे से खून का एक फुवारा फूट जाना चाहिए था, लेकिन उस खेत की जमीन अपने सीने पर एक बूंद का तमगा भी नहीं सजाए हुए थी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब था, और वो ये कि इस बदबख्त औरत को किसी और मकाम पर कत्ल किया गया था और बाद अज़ा इसे उठाकर खादिम हुसैन के खेत में फेंक दिया गया था। वो खेत जिसकी
بیشتر فصل کاٹی جا چکی تھی، اس کی لاش فصل سے پاک زمین پر پڑی تھی۔ تم میں سے کوئی شخص اس عورت کو جانتا ہے؟ میں اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں موجود لوگوں کے چہروں کو باری باری دیکھتے ہوئے پوچھا، کون ہے یہ؟ کسی جانب سے اسبات میں جواب نہیں آیا۔ میرے سوال پر بیشتر افراد کی گردنوں نے نفی میں حرکت کی تھی اور یہی انکار باز کی انکار زبان سے بھی سننے کو ملا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اس بد نصیب مقتول کا تعلق قصبہ فیروز آباد سے نہیں تھا۔ میں نے اس کھیت کے مالک خادم حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خادم حسین کہیں سے چادر کا بندوبست کرو اور پہلی فرصت میں اس لاش کو ڈھانپ دو۔ خادم حسین میرے حکم کی تعمیل میں ایک طرف گیا اور 2 منٹ کے بعد وہ ایک گرم شال کے ساتھ واپس آ گیا۔ میں نے خادم حسین کی مدد سے مقتول کی لاش کو ڈھک دیا اور تمام حجت کے طور پر ایک مرتبہ پھر وہاں موجود لوگوں سے اس کے بارے میں استفسار کیا، لیکن اس بار بھی کوئی نیا جواب سامنے نہیں آیا، جس سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ اس عورت کی بدبختی اسے کہیں اور سے اٹھا کر فیروز آباد لے آئی تھی۔ اس مقتول عورت کو کوئی جانتا تھا یا نہیں، لیکن مجھے تو موقع کی کارروائی مکمل کرنی تھی۔ یہ تحقیق اور تفتیش بعد کے مراحل تھے کہ یہ کون تھی، کہاں سے آئی اور کس نے قتل کیا تھا۔ دیگر لوگوں کے علاوہ کانسٹیبل امین نے بھی اس امر کی تصدیق کر دی تھی کہ وہ طرح دار عورت موضع فیروز آباد کی رہنے والی نہیں تھی۔ اس نے پہلے کبھی اس عورت کو قصبے میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ضروری کارروائی سے نمٹنے کے بعد مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے امین کی نگرانی میں زرعی ہسپتال بھجوا دیا، پھر اس کھیت کے مالک خادم حسین سے سوال و جواب میں مصروف ہو گیا۔ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا اور وہ یہ کہ آلہ قتل کی تلاش میں بھی میں نے جائے وقوع اور اس کے آس پاس کا علاقے کا اچھی طرح دیکھ ڈالا تھا، لیکن میری توقع کے عین مطابق آلہ قتل مجھے کہیں بھی پڑا ہوا نہیں ملا تھا۔ مجھے اس بات کا تو 100% یقین تھا کہ اس عورت کو کسی اور جگہ پر موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد یہاں لا کر کھیتوں میں پھینک دیا گیا تھا، لہذا آلہ قتل کا جائے وقوع پر پایا جانا بعیدز قیاس ہی تھا۔ البتہ ایک بات طے تھی کہ اسے کسی تیز دھار آلے کی مدد سے قتل کیا گیا تھا، مثلاً کسی خنجر یا چھری سے۔ خادم حسین کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ مضبوط ہاتھ پاؤں کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ رنگت گہری گندی مگر سانولی ہرگز نہیں تھی۔ 50 کا ہنسا عبور کرنے کے باوجود بھی وہ صحت مند، توانا اور چاق و چوبند دکھائی دیتا تھا، اور اس صحت و تندرستی کا واحد راز تھا محنت اور مشقت۔ وہ زمینداری کے کام میں کسی کی مدد نہیں لیتا تھا، بلکہ اپنے کھیتوں کے تمام زرعی معاملات وہ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا تھا۔ میں نے خادم حسین سے پوچھا، چاچا تم نے اس عورت کی لاش کو کب دریافت کیا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ تم نے اسے کب دیکھا تھا؟ جناب میں دریافت کا مطلب بھی اچھی طرح سمجھتا ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس عورت کی لاش کو سب سے پہلے دینو کمہار نے دیکھا تھا۔ یہ دینو کمہار کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ دینو کا اصل نام دین محمد ہے جی، خادم حسین وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ یہ ادھر قصبے میں ہی رہتا ہے جناب۔ کیا دینو اس وقت یہاں موجود ہے؟ جواب دینے کی بجائے اس نے وہاں پر موجود لوگوں پر ایک متلاشی نگاہ ڈالی، پھر ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، جی دینو وہ ادھر کھڑا ہے۔ میں نے خادم حسین کے اشارے کا نگاہی تعقب کیا اور بآواز بلند پکارا، دینو بابا یہاں آ جاؤ۔ اگلے ہی لمحے میرا اندازہ کچھ غلط ثابت ہوا جب 2 درجن افراد کے مجمع میں سے ایک سانولا سا نوجوان نکل کر میری جانب قدم بڑھانے لگا۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ دینو کمہار اچھی خاصی عمر کا کوئی بندہ ہوگا، جب بھی میں نے اسے دینو بابا کہہ کر اپنے پاس بلایا تھا۔ بہرحال کبھی کبھی انسان کا اندازہ الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے خادم حسین کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، جب تمہیں دینو نے اس عورت کی لاش کے بارے میں بتایا اس وقت تم کہاں تھے؟ میں گھر سے نکل کر اپنے کھیتوں کی طرف آ رہا تھا جناب عالی، وہ مجھے تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ آج کل میں اپنی فصل کی کٹائی میں لگا ہوا ہوں، کل ایک کھیت میں کٹائی کا کام ادھورا چھوڑ گیا تھا، میں اسے مکمل کرنے کے لیے ہی آیا تھا، لیکن ابھی میں نے اپنے کھیتوں سے 200-300 گز دور ہی کھڑا تھا کہ اسی جانب سے میں نے دینو کمہار کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ مجھے بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی یہ بول پڑا کہ اس نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ مجھے
بتایا کہ ادھر کھیتوں میں میں نے کسی عورت کی گردن کٹی لاش پڑی ہوئی دیکھی ہے. میں اس کے ساتھ اپنے کھیتوں میں پہنچ گیا اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اس بد نصیب عورت کی لاش دیکھ لی. پھر تم نے کیا کیا؟ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو میں نے پوچھ لیا. جناب میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا، خادم حسین نے جواب دیا. اس وقت جتنے بھی لوگ آس پاس کے کھیتوں میں کام کر رہے تھے وہ جمع ہو گئے اور ہم سب اس عورت کی دردناک موت کے بارے میں تبادلہ خیالات کرنے لگے. وہ ہم سب کے لیے قطعی اجنبی تھی. ہم میں سے کوئی بھی اسے جانتا یا پہچانتا نہیں تھا. اس واقعے کی خبر گاؤں کے اندر بھی پہنچ گئی تھی اور لوگ عورت کی لاش کو دیکھنے کے لیے کھیتوں میں آنے لگے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے یہاں اچھا خاصا رش لگ گیا تھا. اسی وقت کسی ہمدرد نے مجھے مشورہ دیا. یہاں تک بتانے کے بعد خادم حسین نے لمحاتی توقف کیا، پھر ایک گہری سانس چھوڑنے کے بعد بولا. اس نے سمجھانے والے انداز میں مجھے مشورہ دیا کہ میں فوراً تھانے جا کر اس واقعے کی اطلاع دوں. عورت کی لاش میرے کھیتوں میں پڑی ہے. اگر میں نے تھانے میں رپورٹ نہ کی تو الٹا کسی وبال میں آ جاؤں گا. بس جناب، پھر میں تھانے پہنچ گیا. یہ نیک مشورہ دینے والا تمہارا ہمدرد کون تھا؟ میں نے دریافت کیا. اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا. جناب اس وقت تو مجھے یاد نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہوئے میں نے دینو کمہار کی جانب متوجہ ہو گیا. جب یاد آ جائے تو مجھے بتا دینا خادم حسین. اچھا جی. وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا. دین محمد عرف دینو کمہار کی عمر 20 اور 25 کے درمیان رہی ہوگی. وہ ایک بھاری بھرکم اور سانولا نوجوان تھا. اس کے سر کے بال گھنگریالے تھے. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں سوال کیا. ہاں بھائی دینو، تم صبح ہی صبح خادم حسین کے کھیتوں میں کیا کر رہے تھے؟ میں جی خادم حسین کے کھیتوں کی طرف تو موتی کی وجہ سے گیا تھا، ورنہ میرا وہاں کیا کام؟ اس نے جواب دیا. موتی کی وجہ سے؟ میں نے زیر لب دہرایا. یہ موتی کون ہے بھائی؟ موتی میرے کتے کا نام ہے تھانے دار صاحب. اچھا، تو وہ کتا تمہیں خادم حسین کے کھیتوں میں لے گیا تھا؟ میں نے اسے معنی خیز انداز میں گھورا. وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا. بات دراصل یہ ہے جناب کہ میں جب سے ابا کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، دریا سے مٹی نکالنے کی ذمہ داری میرے سر پر آ گئی ہے. میں اپنے کھوتے اور کتے کے ساتھ صبح صبح مٹی نکالنے دریا کی طرف جا رہا تھا. جب میں خادم حسین کے کھیتوں کی قریب سے گزرا تو موتی نے بھونکنا شروع کر دیا. میں نے 2-4 دبکے مار کر اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ خادم حسین کے کھیتوں کی جانب منہ اٹھا کر مسلسل بھونکے جا رہا تھا. چاروں طرف پھیلی ہوئی دھند کے باعث خادم حسین کے کھیتوں کا منظر واضح نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ موتی خواہ یہ حرکت نہیں کر رہا تھا. مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی وہ کسی خاص وجہ سے میری توجہ ادھر کروانا چاہتا تھا. آپ تو جانتے ہیں تھانے دار صاحب، بے زبان جانوروں کی حس ہم انسانوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے. ہاں بالکل جانتا ہوں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا. اور بے زبان جانوروں میں بھی کتے کی سننے کی حس انسانوں کی بنسبت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو بس جناب، میں موتی کی توجہ دلانے پر ہی خادم حسین کے کھیتوں کی طرف گیا تھا. وہ اپنا بیان مکمل کرتے ہوئے بولا. اور وہاں پہنچ کر موتی کے بھونکنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی. وہ عورت نیم برہنہ حالت میں کھیتوں میں پڑی تھی. اس کی حالت کو دیکھ کر میرے ذہن میں جو پہلا خیال آیا وہ یہی تھا کہ اب وہ زندہ نہیں ہے. ایک خوبصورت اور دلکش عورت کو خادم حسین کے کھیتوں میں مردہ پڑے دیکھ کر تمہارے احساسات کیا تھے؟ اور تم نے وہ دل خراش منظر دیکھ لینے کے بعد کیا کیا تھا؟ میں نے سوال و جواب کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا. جناب اس عورت کی لاش کو دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا. اور فوری طور پر میری سمجھ میں یہی آیا کہ مجھے دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں فوراً بتانا چاہیے. یہ خیال آتے ہی میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی. آس پاس کے کھیتوں میں اکا دکا لوگ کام تو کر رہے تھے، لیکن دھند کے باعث ان کے ہیولے سے نظر آ رہے تھے. میں نے انہیں آواز دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ خادم حسین مجھے اپنی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا. بس تو پھر میں نے سب سے پہلے اسے ہی عورت کی لاش کے بارے میں بتا دیا. میں نے دینو کمہار کی نیت کو چیک کرنے کے لیے خاصے سخت لہجے میں کہا. دینو، تم نے کہانی تو بہت عمدہ جوڑ لی ہے. جی کون سی کہانی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا. یہی جو ابھی تم نے مجھے سنائی ہے. جناب میں نے آپ سے ایک لفظ بھی غلط نہیں کہا. وہ قدرے خفگی آمیز انداز میں بولا. جو کچھ پیش آیا ہے وہی میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن میں تمہاری بات کا یقین کیسے کر لوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو تم ہی نے قتل کر کے یہاں پھینک دیا ہو. جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ روحان سا ہو گیا. میں تو اس عورت کو جانتا تک نہیں، اسے تو یہاں پر کوئی بھی نہیں جانتا دینو. میں نے یہ بدستور اسے شک زدہ نظر سے گھورتے ہوئے کہا. اس سے تمہاری بے گناہی کیسے ثابت ہوتی ہے؟ تھانے دار صاحب جو سچ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. آپ کی مرضی ہے کہ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں.
میرا پیشہ ورانہ تجربہ بتاتا ہے کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق دینو اس عورت کے قتل میں ملوث نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی اسے اپنے دباؤ میں رکھنے کے لیے میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، دیکھو دینو، تمہاری اس بات کا یقین کر کے میں تمہیں چھوڑ تو رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں نکالنا کہ میں نے تمہیں بے گناہ سمجھ لیا ہے۔ کسی مرحلے میں اگر مجھے تم پر ذرا سا بھی شک ہوا تو میں تمہیں پکڑ کر فوراً تھانے میں بند کر دوں گا۔ جی بالکل، وہ بڑے نڈر انداز میں بولا، اور اس دوران میں تم اپنی آنکھوں، کانوں کو اور دماغ کے دروازے بھی کھلے رکھنا۔ میں نے تاکیدی انداز میں کہا، اگر تمہیں اس اجنبی مقتول دوشیزہ کے بارے میں کہیں سے کوئی سن گن ملے تو فوراً آ کر مجھے بتانا۔ جی میں وہی کروں گا جیسا آپ کہہ رہے ہیں، اس نے بڑی فرما برداری سے کہا۔ میں نے مزید 2-3 سوالات کے بعد دین محمد عرف دینو کمہار کو فارغ کر دیا اور خود ٹہلتے ہوئے تھانے آ گیا۔ کسی قتل کی واردات میں جب مقتول اجنبی ہو اور علاقے کے لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے ہوں تو قاتل تک رسائی کے لیے تفتیش کی گاڑی کو تقریباً بریک ہی لگ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں عموماً کھرا نکالا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ قاتل یا مقتول کن راہوں سے گزر کر جائے وقوع تک پہنچا ہوگا۔ کھوج کا یہ کام اکثر بڑے حوصلہ افزا نتائج لاتا ہے، لہٰذا نامعلوم حسین و جمیل مقتول کا کھوج لگانے کے لیے میں نے بھی یہی تفتیشی طریقہ اختیار کیا۔ میں نے دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر کھوجی اللہ رکھا کو تھانے بلا لیا۔ اس دوران میرا ذہن میں مختلف زاویوں پر مسلسل سوچ بچار میں مصروف تھا اور میں اس پراسرار دستک کو بھی ایک لمحے کے لیے نہیں بھولا تھا جو رات کو میرے کوارٹر کے بیرونی دروازے پر سنائی دی تھی۔ مذکورہ دستک کا نامعلوم عورت کے بہیمانہ قتل سے کوئی تعلق تھا یا نہیں، لیکن یہ ضرور تھا کہ اس دستک نے گزشتہ رات ہی سے مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ میں اسی پریشانی کو ذہن میں لے کر سویا تھا اور اسی الجھن کے ساتھ بیدار ہوا تھا، اور پھر جب تھانے میں آ کر بیٹھا تھا تو یہ واقعہ سامنے آ گیا۔ کوئی آواز میرے اندر چپکے سے یہ سرگوشی کر رہی تھی کہ رات والی دستک کا اس اجنبی دلکش عورت کے قتل کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی تعلق جڑا ہوا تھا۔ کوئی بات واضح نہیں تھی اور نہ ہی میرے ہاتھ میں کوئی ثبوت تھا، لہٰذا قبل از وقت میں کوئی فتویٰ صادر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ کانسٹیبل اللہ رکھا کو لے کر تھانے پہنچا تو میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ کھوجی بابا اللہ رکھا کی عمر 65 کے قریب تھی اور وہ درمیانے قد کا مالک ایک مستعد بوڑھا تھا۔ اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ چھوڑی تھی اور جو اس کے چہرے پر بڑی بھلی نظر آتی تھی۔ اس کی داڑھی اور سر کے بال مکمل سفید ہو چکے تھے۔ اللہ رکھا نے پاپلین کا کرتا اور تہبند زیب تن کر رکھا تھا اور اسے اپنے سینے کو سردی سے محفوظ کرنے کے لیے اس نے اوپر نیچے 2 اونی سویٹر پہن رکھے تھے، یعنی ایک کرتے کے اوپر اور دوسرا کرتے کے نیچے۔ میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں اللہ رکھا کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، 100 باتوں کی ایک بات، قاتل کا کھرا نکالنا ہے نا جناب؟ بالکل، اللہ رکھا سے اسی مقصد کے لیے تمہیں تھانے بلایا ہے۔ کل ملا کر معاملہ یہ ہے کہ ہم جائے وقوع پر چلتے ہیں، وہ پر عزم لہجے میں بولا، پھر دیکھتے ہیں حالات اور قدرت کیا رنگ دکھاتے ہیں۔ اللہ رکھا، تمہیں یہ تو احساس ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے کھوجی بابا کی طرف دیکھا۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اس سلسلے میں جو بھی حقائق سامنے آئے انہیں راز میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ معاملات صرف ہم دونوں کے بیچ میں رہیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری تحقیق کے نتائج سے قاتل فائدہ اٹھا کر معاملات کو بگاڑ دے یا حالات و واقعات کو الجھا کر رکھ دے۔ میرا سینہ بہت وسیع اور گہرا ہے ملک صاحب، وہ اپنے سینے کو تھپکتے ہوئے بولا۔ اس کنویں میں بڑے بڑے عظیم راز دفن ہیں جناب۔ میں مطمئن ہو کر اٹھا اور اللہ رکھا کو اپنے ساتھ لے کر جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے ملک صاحب، وہ کام کا آغاز کرتے ہوئے بولا، آپ نے خدمت کا موقع دے کر مجھ پر بڑی نوازش کی ہے جناب، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا ان بوڑھی ہڈیوں کو بیکار پڑے پڑے زنگ ہی لگ جائے گا۔ مخبر اور کھوجی ہر دور میں پولیس ڈپارٹمنٹ کی ضرورت رہے ہیں۔ ہم لوگ گاہے بگاہے ان سے کام لیتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے کام کے ہوتے ہیں۔ جب کبھی تفتیش کی گاڑی کسی بند گلی میں جا پھنستی ہے تو یہی لوگ اپنے تجربے اور مہارت کا دھکا لگا کر اسے سڑک پر لاتے ہیں۔
ان کی اہمیت اور افادیت سے کسی بھی صورت انکار ممکن نہیں۔ اللہ رکھا 10 منٹ تک جائے وقوع اور اس کے گرد و نواح کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ کبھی جھک کر زمین کو دیکھنے لگتا اور کبھی نیچے بیٹھ کر مختلف زاویوں سے کھیت کا جائزہ لینے لگتا۔ میں بڑی دلچسپی سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یہ اس کا فن تھا، لہٰذا میں خاموش تماشائی بنا اس کی حرکات و سکنات کا نوٹس لیتا رہا۔ کوئی 15 منٹ کے بعد وہ میرے پاس آیا اور بڑے حتمی لہجے میں بولا، ملک صاحب، چونکہ صبح سے بہت سارے لوگ جائے وقوع پر جمع ہو گئے تھے، لہٰذا یہاں درجنوں قدموں کے چھاپے آپس میں گڑبڑ ہو چکے ہیں، لیکن میں نے پھر بھی کام کی ایک بات پتہ چلا لی ہے۔ کام کی بات؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیا؟ اللہ رکھا، انسان کے متعدد قدموں کے کھرے کے علاوہ مجھے یہاں ایک جانور کا کھرا بھی ملا ہے ملک صاحب، وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اللہ رکھا کی بات سن کر میرا دھیان لامحالہ دینو کمہار کی طرف چلا گیا۔ آج صبح اسی نے نامعلوم عورت کی لاش دریافت کی تھی اور اس کے ساتھ 2 جانور بھی تھے۔ میں نے اسی تناظر میں اللہ رکھا سے استفسار کیا، گدھے یا کتے کا کھرا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، ان دونوں میں سے کسی کا نہیں۔ پھر میری حیرت الجھن میں بدل گئی۔ وہ بڑے پر اعتماد لہجے میں بولا، میں گھوڑے کے کھرے کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب۔ گھوڑے کا کھرا؟ میں سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جی ہاں، اس نے بڑے وثوق سے سر کو اثباتی جنبش دی اور بتایا، کوئی گھڑ سوار یہاں تک آیا تھا اور یہاں سے واپس بھی گیا تھا۔ میں بے ساختہ پوچھ بیٹھا، وہ کہاں سے آیا تھا اور واپس کدھر چلا گیا؟ اس کا تو پتہ میں ابھی چلا لیتا ہوں جناب، کیونکہ میں نے اس گھوڑے کا کھرا اچھی طرح پکڑ لیا ہے۔ وہ متذبذب انداز میں بولا، جب گھوڑے کا کھرا پکڑا گیا ہے تو پھر گھڑ سوار بھی پکڑا ہی جائے گا۔ میں نے اللہ رکھا کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، لیکن تمہارے چہرے پر الجھن کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ کوئی پریشانی نہیں ملک صاحب، تسلی بھرے انداز میں بولا۔ کل ملا کر یہ سمجھ لیں کہ گھوڑے کا کھرا مجھے ایک نئے زاویے پر سوچنے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ کون سا نیا زاویہ اللہ رکھا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ 100 باتوں کی ایک بات ملک صاحب، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب گھوڑا اس طرف آیا تو اس پر 2 افراد سوار تھے، اور جب وہ یہاں سے واپس گیا تو اس کی پیٹھ پر صرف ایک ہی سوار تھا۔ کل ملا کر 100 باتوں کی ایک بات۔ حالات اور قدرت کیا رنگ دکھاتے ہیں۔ جیسے جملے اللہ رکھا اپنی گفتگو میں استعمال کرتا تھا، جو کسی حد تک اس کا تکیہ کلام کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن ان لمحات میں ایسے جملوں پر دھیان دینے کا ٹائم نہیں تھا میرے پاس۔ اس نے جو تازہ ترین انکشاف کیا تھا وہ میرے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا، لہٰذا میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، یہ بات تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہو اللہ رکھا؟ گھوڑے کے پاؤں کے مخصوص دباؤ کی بنا پر جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس جانب آتا ہوا کھرا بتاتا ہے کہ گھوڑے پر 1 سے زیادہ افراد سوار تھے، اور یہاں سے واپس جاتا ہوا کھرا ایک سوار کی نشاندہی کر رہا ہے۔ جاتے ہوئے کھرے کی نسبت آنے والا کھرا ڈبل دباؤ کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ رکھا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اب تم جلدی سے یہ پتہ چلانے کی کوشش کرو کہ وہ ڈبل گھڑ سوار گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور یہاں سے سنگل گھڑ سوار گھوڑا بن کر کہاں چلا گیا ہے۔ ابھی پتہ چلاتا ہوں سرکار، وہ پر عزم انداز میں بولا۔ آگے حالات و قدرت کیا رنگ دکھاتے ہیں یہ بھی سامنے آ ہی جائے گا۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ بڑے ماہرانہ انداز میں کام میں جٹ گیا۔ مزید 1 گھنٹے کی تحقیق و جستجو کے بعد کھوجی بابا نے جو سنسنی خیز انکشافات کیے وہ سننے اور بتانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اس لوکیشن کی وضاحت کرنا چاہوں گا جہاں کی چھان بھٹک کے بعد اللہ رکھا نے اپنا تحقیقی بیان جاری کیا تھا۔ آگے بڑھنے سے قبل ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اب کھوجی کا کہیں ذکر نہیں آئے گا، اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اس کیس میں مجھے جس حد تک اس کی تکنیکی مدد کی ضرورت تھی وہ اس نے مجھے فراہم کر دی تھی۔ اس معاملے کی الجھی ہوئی ڈور کا ایک سرا اللہ رکھا کے توسط سے میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ زگ زیگ کرتے ہوئے دوسرے سرے تک رسائی حاصل کرنا میرا کام تھا، اور مجھے یقین تھا میں اپنا کام طریقے احسن انجام دے لوں گا۔ سنگل گھڑ سوار اور ڈبل گھڑ سوار کا ذکر سنتے ہی میرے ذہن میں تیز روشنی کا ایک دھماکہ ہوا اور میں پلک جھپکتے میں حتمی نتیجے پر پہنچ گیا۔ اسی دھماکے کی ضیاءپاشیوں سے آپ کو بھی منور کرتا ہوں۔ میرے خیال میں قاتل اس نامعلوم عورت کی لاش کو گھوڑے کی پیٹھ پر لاد کر جائے وقوع تک پہنچا تھا، پھر اس لاش کو خادم حسین کے کھیتوں میں پھینک کر واپس چلا گیا تھا۔ آپ اگر میرے الفاظ پر غور کریں گے تو سنگل دباؤ والا کھرا اور ڈبل دباؤ والا کھرا کا مفہوم بآسانی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میں آپ کو لوکیشن کے بارے میں بتا رہا تھا۔ جیسا کہ اس کہانی کی ابتدا میں اس بات کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان دنوں میں فیروز آباد نامی ایک چھوٹے سے
कस्बे के एक छोटे से थाने में तैनात था। मेरा थाना एक कच्ची सड़क के किनारे वाक़ था, जो शुमालन जुनूबन रवां दवां रहती थी। फिरोजाबाद गांव लगभग 150 घरों की एक आबादी थी, जो लोकेशन के एतबार से मेरे थाने के अकब में मशरिक की जानिब आबाद था। थाने और गांव के दरमियान बमुश्किल आधे मील का फासला रहा होगा, जो सरसब्ज और शादाब खेतों के कब्जे में था। गांव के चौधरी इलाही बख्श की हवेली भी गांव के एक किनारे पर वाक़ थी। थाने से लगभग 1 फरलांग 220 गज के फासले पर जुनूब में एक दरिया बहता था। ये दरिया मशरिक से मगरिब की सिमत रवां दवां था और इसी दरिया के किनारे से दीनों कुम्हार मिट्टी निकालने आया करता था। आसानी के लिए यूं समझ लीजिए कि फिरोजाबाद गांव, मेरा थाना, दरिया और कच्ची सड़क के बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक खेतों का सिलसिला फैला हुआ था और इन्हीं खेतों में दरिया के किनारे के साथ एक डेरा भी बना हुआ था, जो कि चौधरी इलाही बख्श की मलकियत था। मज़कूरा डेरे पर चौधरी का मुलाजिम खास रहमदीन उर्फ रहमू रहता था, जो चौधरी के छोटे मोटे कामों के अलावा काश्तकारी की अमूर की निगरानी भी करता था। सबसे दिलचस्प और चौंका देने वाली बात यह थी कि खोजी बाबा अल्लाह रखा ने खुरे की मदद से जिस घोड़े का सुराग लगाया था, वो इसी डेरे से चलकर जाए बकुआ तक पहुंचा था और फिर जाए बकुआ से वापस उसी डेरे पर आया था। इस इंकशाफ ने मेरे रगो पैर में सनसनाहट भर दी थी। गुरूब आफ्ताब से चंद मिनट पहले की बात है कि एएसआई मतलूब हुसैन ड्यूटी पर आया तो मैंने फौरन उसे अपने कमरे में बुला लिया और वो इसी गांव का रहने वाला था और मैं उम्मीद कर रहा था कि जैसे ही उसे खामदून हुसैन के खेतों से इस औरत की लाश मिलने की खबर होगी, वो दौड़ा दौड़ा मेरे पास चलाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो हस्बे मामूल अपने मुकर्ररा वक्त पर ही थाने पहुंचा था। उसकी इस सदा पर मुझे हैरत भी हुई। जब भी मैंने उसे फौरन अपने कमरे में बुला लिया था। अब ये तो हो नहीं सकता था कि खूबसूरत नामालूम औरत की दर्दनाक मौत वाला किस्सा उसके घर की दहलीज से ना गुजरा हो। मलिक साहब, ये आज कैसा वाकया पेश आ गया है? मेरे कुछ पूछने से पहले ही उसने सवाल कर दिया। तुम तो ऐसे मुझसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए शिकवे भरे अंदाज में कहा, यकीन करें, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही इसका वाकये का इल्म हुआ है। वो एकदम बेहद संजीदा नजर आने लगा। मैंने पूछा, मतलब हुसैन, क्या तुमने आज का दिन फिरोजाबाद से कहीं बाहर गुजारा है? नहीं जनाब, मैं तो इधर ही था, अपने घर में। कमाल है, फिर भी तुम्हें इतने बड़े मामले की कोई खबर नहीं हुई? जनाब, मैं गहरी नींद सोया हुआ था। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें जगाने की कोशिश नहीं की? घर में कोई होता तो ये कोशिश करता ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने आंखें सुकेर कर उसे घूरा। वो वजाहत करते हुए बोला, मलिक साहब, मेरी घर वाली बच्चों के साथ ससुराल यानी अपने मेकर गई हुई है। नींद काफी जमा हो चुकी थी। मैं थाने से जाने के बाद ऐसा पढ़ के सोया कि कोई आधा घंटा पहले ही मेरी आंख खुली है। वो सांस हमवार करने के लिए मुतवक्कफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, मुझे जैसे ही पता चला कि सुबह खादिम हुसैन के खेतों में से किसी नामालूम औरत की लाश मिली है, मैं आपकी तरफ आ गया हूँ। ये है कुल कहानी जनाब। मैंने तो ना दोपहर का खाना खाया है, ना ही अभी घर से कुछ खा कर निकला हूँ। अब तुम कल सुबह एक साथ ही नाश्ता करना, मैंने जुमानी अंदाज में कहा। क्यों जी? वो ताज्जुब खेज नजर से मुझे देखने लगा। क्योंकि मैं अभी तुम्हें एक और मिशन पर रवाना करने वाला हूँ। कैसा मिशन मलिक साहब? उसकी हैरत परेशानी में शामिल हो गई। इस मिशन को तुम उस वक्त तक नहीं समझ सकोगे जब तक तुम सुबह वाले वाकये की तफसीलात से आगाह न कर दो। मैंने गंभीर लहजे में कहा, सुनोगे तो भूख प्यास और नींद सब कुछ उड़न छू हो जाएगा। वो बड़ी सनसनीखेज नजर से मुझे देखते हुए हमतन गोश हो गया। मैंने आइंदा 5 मिनट में एएसआई मतलूब हुसैन को ताज़ा तरीन हालात से आगाही फराहम की। फिर कहा, तुम्हें अभी और इसी वक्त डेरे की जानिब रवाना होना है। मैं आधे घंटे के अंदर चौधरी के खास मुलाजिम रहमदीन उर्फ रहमू को अपने सामने देखना चाहता हूँ। मैंने तहकमाना अंदाज में कहा, तुम अपने साथ एक आध कांस्टेबल को भी ले जाओ ताकि गिरफ्तारी के अमल में किसी दुश्वारी का सामना न हो। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके उसकी आंखों में झांका, फिर इन अल्फाज में इजाफा किया, तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी मलिक साहब, बड़ी चंगी तरह समझ रहा हूँ। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए
बोला, आधा घंटा तो आपने बहुत बताया है, मैं इंशाल्लाह इससे पहले ही आपको खुशखबरी सुनाऊंगा और जब तुम कामयाब लौटोगे मैं भी तुम्हें एक खुशखबरी दूंगा। मैंने मानी खेज नजर से उसे देखते हुए कहा। वो कोई सवाल किए बगैर बड़ी अतातमंदी से उठा और मेरे कमरे से निकल गया। ठीक 5 मिनट के बाद वो कांस्टेबल इमरान को अपने साथ लेकर चौधरी इलाही बख्श के डेरे की जानिब रवाना हो चुका था। मैं जानता था कि मैंने मतलूब हुसैन को खाली पेट रहमो की गिरफ्तारी के लिए भेज दिया था। ये एक तरह से ज्यादती वाली बात नजर आती थी, लेकिन मुझे मालूम था कि अगर 15-20 मिनट मजीद उसके पेट में खाना ना पहुंचा तो कोई क़यामत बरपा नहीं हो जाएगी। वो इस मिशन से वापसी पर भी पेट पूजा कर सकता था और फिर मैंने उसके लिए कुछ और सोच लिया था। अगर मैंने वापसी पर उसे खुशखबरी देने की बात की थी तो कुछ गलत नहीं कहा था। अपने अल्फाज को अमली जामा पहनाने के लिए मैंने कांस्टेबल आसिफ को अपने पास बुलाया और चंद हदायत देकर रवाना कर दिया। हमारे थाने के साथ एक तांगा स्टैंड था जहां 3-4 दुकानें भी बनी हुई थी और इन्हीं दुकानों में एक तनूर वाला होटल भी था। कहने और देखने को तो वो एक छप्पर होटल था, लेकिन ये बात मेरे तजुर्बे में कई बार आ चुकी थी कि वहां के खाने बड़े लजीज और खुश जायका हुआ करते थे। मैंने कांस्टेबल आसिफ को इसी होटल पर भेजा और ताकीद की कि वो 20-25 मिनट के बाद खासा सेहतमंद खाना लेकर आ जाए। ये बात मेरे इल्म में थी कि मतलूब हुसैन खाने पीने का बहुत शौकीन था। कोई खाने का शायक हो और वो पिछले 12 घंटे से भूखा भी हो तो उसकी नजर में दुनिया की सबसे अजीम नेमत खाने का हसूल ही हो सकता है। मैंने उसे ASI की ज़ियाफत के लिए कांस्टेबल को मुर्गी मसाला लाने का हुक्म दिया था। होटल अली मदद की स्पेशल डिश मुर्गी मसाला ही थी। होटल का मालिक देसी मुर्गी में खास किस्म का मसाला भरकर उसे बड़े स्पेशल तरीके से भूनता था और खाने वाला अपनी उंगलियां चाटता था बल्कि उंगलियां काटता रह जाता था। होटल अली मदद के मालिक का नाम तो उस्ताद इमदाद हुसैन था, लेकिन वो खुद को अली मदद कहलाना पसंद करता था और इसकी वजह तस्मिया यही था कि इमदाद हुसैन दर हकीकत अली मदद ही है। बहरहाल साल से उसके होटल का नाम अली मदद ही मशहूर हो गया। इमदाद हुसैन एक रिटायर्ड पहलवान था। मैं इन लम्हात में अपनी कुर्सी पर बैठा मुसलसल उस हसीन और जमील औरत के बारे में सोच रहा था जिसकी लाश को सुबह मैंने पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया था। कांस्टेबल अमीन मज़कूरा लाश को अस्पताल पहुंचाकर वापस आ चुका था। उसने मुझे बताया था कि पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट कल शाम तक या परसों सुबह तक मिल जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो जब आती तब देख लिया जाता, इसमें कौन सा इंकशाफ हुआ है। फिलहाल तो मैं बड़ी बेचैनी से ASI की वापसी का इंतजार कर रहा था। रात के 7 बजे थे, लेकिन यूं महसूस होता था रात आधी से ज्यादा गुजर गई हो। जनवरी में वैसे भी 5 बजे के आसपास पंजाब में सूरज गरूब हो जाता था और मौसम सरमा के बायस लोग सरे शाम ही घरों से बाहर निकलना बंद कर देते थे। इस हिसाब से 7 बजे के वक्त को अच्छी खासी रात कहा जा सकता था। मैं उस वक्त अपने कमरे में मौजूद था और अकेला नहीं था। थोड़ी देर पहले ASI मतलूब हुसैन चौधरी इलाही बख्श के डेरे से वापस आ गया था और वो खाली हाथ नहीं लौटा था। मैंने उसी लम्हे मतलूब हुसैन को शिकम सैर किस्म के पेट पूजा के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया। कांस्टेबल आसिफ ने बड़ी अक्लमंदी का सबूत फराहम किया और वो ये कि वो ASI की मदद से चंद सेकंड पहले ही होटल अली मदद से गर्मा गर्म खाने की ट्रे उठाए थाने में दाखिल हुआ था। मेरे सामने रहमदीन उर्फ रहमो गर्दन झुकाए खड़ा था और उसके पहलू में मैंने हवालदार रजब अली को तैनात कर रखा था। रहमो खासा घबराया हुआ लगता था, हालांकि कुदरत ने उसे अच्छा खासा जुस्सा और सेहत अता कर रखी थी। इसके बावजूद इन लम्हात में उसकी हालत दीदनी थी। उसकी उम्र का अंदाजा मैंने 30 और 35 साल के दरमियान कायम किया। वो एक कदावर और लहीम शहीम शख्स था। सांवली रगत और चेहरे पर करख्तगी। उसने हल्की हल्की दाढ़ी भी रखी हुई थी, जैसे हफ्ता 10 दिन का शेव बड़ा हुआ होता है। ताहम उसकी मूंछें खासी सेहतमंद और हैबत तारी करने वाली थी। उसकी आंखों में मुझे सुर्खी भी नजर आई थी और यही रहमो उस वक्त डरा सहमा सर झुकाए मेरे सामने खड़ा था। मैंने तफ्तीश का आगाज करते हुए करख्त लहजे में कहा, रहमो, अल्लाह ताला ने तुम्हें अच्छी खासी जान दी है, फिर यूं मेरे सामने भीगी बिल्ली बने क्यों खड़े हो?
वो गर्दन उठाकर बोला, थानेदार साहब, आपके थाने के 2 बंदे मुझे डेरे से पकड़ कर लाए हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए घबराया हुआ हूँ। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ जनाब। आप चाहें तो बड़ी बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। थाना हो या कचहरी, कसमें खाने और आंसू पीने से बात नहीं बनती रहमू। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इन 2 मकामात पर अपनी बेगुनाही को ठोस सबूत के साथ मनवाना पड़ता है। तुम्हारे पास ऐसी कोई शय है? जनाब, मैं खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत या गवाह पेश नहीं कर सकता। वो लजाजत आमेज अंदाज में बोला, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। मैंने किसी औरत को कत्ल नहीं किया, बल्कि मैं तो उस औरत को जानता तक नहीं, पहचानता तक नहीं। ये कोई खास या अहम इतला नहीं है रहमू। मैंने बदस्तूर सख्त अंदाज में कहा, यहाँ का कोई भी शख्स मकतूल औरत को शिनाख्त नहीं कर सका। वो सबके लिए अजनबी थी। जब मुझे पता चला कि उधर खादिम हुसैन के खेतों में किसी औरत की गर्दन कटी लाश मिली है तो मैं फौरन वहां पहुंचा था। वो अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, लेकिन उस वक्त तक आप मौके की कार्रवाई मुकम्मल करके वापस जा चुके थे। वहां पर मौजूद लोगों ने मुझे बताया कि मज़कूरा औरत की लाश को सरकारी अस्पताल भिजवाया गया है। फिर जनाब, वो सांस लेने के लिए थमा, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, मैं वापस डेरे पर आ गया था। उसके बाद गांव में क्या होता रहा मुझे कुछ खबर नहीं। अब आपके बंदे मुझे इस औरत के कत्ल के इल्जाम में पकड़कर थाने ले आए हैं। मुझ पर रहम करें सरकार। कत्ल की इस वारदात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने उसके बयान को चेक करने की गर्ज से कहा, अगर तुम्हारा नाम रहमदीन है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें खुली छूट दे दूंगा। मैं रहम सिर्फ उन लोगों पर करता हूँ जो बेकसूर और मासूम होते हैं, या फिर उन लोगों पर जो कानून के साथ पूरा पूरा ताउन करते हैं। सरकार, इस बात का तो आप यकीन कर लें कि मैं बेगुनाह हूँ। वो गहरी संजीदगी से बोला, और जहाँ तक कानून से ताउन करने का सवाल है तो मैं हाजिर हूँ। आप मुझे हुक्म दे के करना क्या है। इस दौरान हवालदार रजब अली 2-3 बार बड़ी मानी खेज और सवालिया नजर से मुझे देख चुका था। उसकी ऐसी नजर का वाज़ेह मतलब यही था कि मलिक साहब, अगर इजाजत हो तो 2-4 हाथ रखूं इस सुरमा की गर्दन पर। इस बात में किसी शको शुबे की गुंजाइश नहीं कि मैंने हवालदार रजब अली को मुल्ज़म रहमू के पहलू में इसीलिए खड़ा किया था कि बवक्ते जरूरत वो उसकी गलत बयानी पर एक जोरदार झांप पर रसीद कर सके। लेकिन मेरे ख्याल में अभी ऐसा मौका पैदा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने रजब अली को जहमत नहीं दी थी। मैं मुल्ज़िमों से ख्वामखा की मारपीट और तशद्दुद का कायल नहीं हूँ, लेकिन अगर सीधी उंगली से घी ना निकल पा रहा हो तो फिर मैं उंगली को टेढ़ा करने में एक लम्हे की ताखीर बर्दाश्त नहीं करता। मैंने रहमू की आंखों में देखते हुए सवाल किया, तुम आज कितने बजे जाए वकुआ पर पहुंचे थे? उस वक्त लगभग 11 बजे होंगे जी, उसने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने कोई 10 बजे वकुआ की कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी और तीनों कुम्हार के इंटरव्यू के बाद कमोबेश 10:30 बजे तक मैं वापस थाने आ गया था। इस हवाले से रहमू का बयान दुरुस्त था। ताहम इस मामले में अभी बहुत से पहलू मेरे इत्मीनान बख्श नहीं थे। चनाचे मैंने रहमू की घिसाई जारी रखी। सूरज उगने के फौरन बाद यानी लगभग सुबह 7 बजे पूरे फिरोज आए इस बात की खबर हो चुकी थी कि खादिम हुसैन के खेतों में किसी नामालूम औरत की गर्दन कटी लाश मिली है। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, जाए वकुआ तुम्हारे डेरे से तकरीबन 200 गज के फासले पर है, फिर तुम 4 घंटे देर से वहां क्यों पहुंचे थे? जनाब, जब मुझे पता चलता तो तभी जाना था ना। तो तुम ये कह रहे हो कि इस वाक़े की इतला 11 बजे के आसपास तुम तक पहुंची थी? मैंने तंजिया लहजे में इस्तफसार किया। जी हाँ, यही बात है। उसने असबात में गर्दन हिलाई। तो सुबह से तुम्हारी नजरों के सामने उधर खेतों में जो लोग जमा हो रहे थे वो तुम्हें दिखाई नहीं दिए थे? मैंने तेज नजर से उसे घूरा। तुम यही समझे होगे कि वहां कबड्डी का कोई टूर्नामेंट हो रहा है ना? जनाब, मैं आपको समझाता हूँ, वो मिन्नत रेस अंदाज में बोला। एक बात अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लो रहमू, मैंने उसके कुछ बोलने से पहले बड़ी सफाकी से कहा,
मुझे कोई चक्कर देने या कोई दिलचस्प कहानी सुनाने की कोशिश न करना। मेरा हवालदार बड़ी देर से अपने हाथ पांव को हरकत देने के लिए बेचैन खड़ा है। अगर मुझे तुम्हारी बातों में से गलत बयानी की बू आई तो मैं इसे इशारा करने में जरा सी भी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करूंगा। फिर तुम्हारी हड्डी पसली का हशर होगा, फिर फरियाद नहीं करना, क्योंकि रजब अली गिरियावजारी करने वालों की और ज्यादा ठुकाई करता है। मेरी खतरनाक और धमकी आमेज बातें सुनकर उसके चेहरे का रंग फक हो गया। जल्दी से बोला, आपको मेरी कसम का चाहे यकीन आए या ना आए, मगर मैं फिर भी कसम खाकर कहता हूँ आपसे एक लफ्ज का भी झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, बताओ सच क्या है? मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। तुम्हें इतनी ताखीर से जाए वारदात की तरफ जाने का ख्याल क्यों आया था? थानेदार जी वो संजीदा लहजे में बताने लगा। पता नहीं क्या बात है, आज सुबह मेरी आंख बहुत देर से खुली थी, हालांकि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। रात को तुम बहुत देर से सोए होगे ना? मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया, इसलिए सुबह अपने वक्त पर नहीं उठ सके, है ना? आप ख्वामख्वाह मेरी हर बात को शक की नजर से देख रहे हैं जनाब, वो एहतजाजी अंदाज में बोला। मैं रात को अपने मखसूस वक्त पर सो गया था, पता नहीं फिर क्या हुआ कि सुबह वक्त पर नहीं उठ सका। ये बात खुद मेरी समझ में नहीं आ रही। मलिक साहब, मैं छोटी बड़ी हर बात उसकी समझ में ठोंक दूंगा। रजब अली ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। आप इस दशकरे को आज की रात मेरे हवाले कर दें। हाँ रजब अली, अब तो मैं यही सोच रहा हूँ, मैंने मानी खेज अंदाज में कहा। लगता है ये तुम्हारा ही केस है। शराफत की जुबान ठीक तरह से इसकी समझ में बैठ नहीं रही। रहमो एहतजाजी लहजे में बोला, जनाब आप किस बिना पर मुझे उस औरत के कत्ल के इल्जाम में घसीट रहे हैं? आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है कि? सबूत? मैंने उसकी बात काट दी। सबूत चाहिए तुम्हें? आखिर मुझे कुछ पता तो चले ना, वो उलझन ज़दा लहजे में बोला। पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। मैंने एक मर्तबा फिर कतई कलामी करते हुए सख्त लहजे में कहा। उस औरत के कत्ल का शक तुम पर करने के लिए मेरे पास बड़ा ठोस सबूत है, लो वो तुम भी सुन लो। फिर नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में मैंने रहमदीन उर्फ रहमू को खोजी बाबा अल्लाह रखा की तहकीक से आगाह कर दिया। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें फट गईं और वो कपकपाती हुई आवाज में बोला, जनाब डेरे पर एक मशकी घोड़ा तो है, लेकिन मैंने रात में उस पर सवारी नहीं की और ना ही उसको किसी को इस्तेमाल के लिए दिया है। वो रात से उधर डेरे पर ही बंधा हुआ है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। मैं इस मशकी घोड़े को देखने डेरे पर जरूर जाऊंगा, लेकिन इस दौरान में तुम जरा हवालदार की मेहमानदारी का लुत्फ उठाओगे, मैंने मानी खेज अंदाज में कहा और फिर हवालदार की जानिब देखते हुए इजाफा कर दिया, रजब अली इस तस्करे को ले जाओ अपने साथ। रहमू मिन्नत समाजत करने लगा, लेकिन रजब अली ने उसे कॉलर से पकड़ के एक झटका दिया और खूनखार लहजे में गुर्राया, लाश तो अच्छी खासी है, देखता हूँ इसमें से कितने मन घी निकलता है। मैंने कहा, घी के साथ ही गोश्त का भी अंदाजा लगाना है रजब अली। आप फिक्र ही ना करें मलिक साहब। वो रहमू को सर से पांव तक तनकीदी नजर से घूरते हुए बोला, आप तो जानते ही हैं कि ऐसी लाशों को ठिकाने लगाने का हुनर मुझे खूब आता है। बस तो फिर ये सेहतमंद लाश आज की रात के लिए तुम्हारे सुपुर्द है, मैंने हतमी लहजे में कहा। मैंने महसूस किया कि उसकी जुबान का कोई हदूद बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसे मेरे सवालात के जवाब देने में खासी दुश्वारी महसूस हो रही है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके मानी खेज अंदाज में रहमू की जानिब देखा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए हवालदार से कहा, अब देखना यह है कि सुबह तक तुम्हारा हुनर क्या कमाल दिखाता है। मेरी बात तो तुम समझ ही गए होगे। बड़ी चंगी तरह समझ गया हूँ मलिक साहब, उसने जवाब दिया। आपने इसे मेरे हवाले कर ही दिया है तो फिर मुतमईन होकर सो जाएं। मैं ड्राइंग रूम में बिठाकर इसकी ऐसी खातिरदारी करूंगा कि एक जुबान ही क्या, जिस्म के हर अज़ा से पैवस्त हुदूद वो अपनी जगह छोड़ देगा। इतनी ज्यादा सर्जरी की भी जरूरत नहीं रजब अली, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मुझे सिर्फ इसकी जुबान से मतलब है, सच उगलने वाली जुबान से। तो फिर ठीक है मलिक साहब, वो फैसला कुन अंदाज में बोला। आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया और मुख्तसर कर दिया। मैं इसकी जुबान के हुदूद का ऐसा ऑपरेशन करूंगा कि सुबह तक ये किसी सबील की मानिंद जारी और सारी हो जाएगी। इसके बाद रजब अली
रहमू को धकेलते हुए अपने साथ ले गया। रजब अली ने जिन तफ्तीशी अज़ाइम का इजहार किया था, मैं सरदस्त उसके हक में नहीं था। ताहम इस नौयत की डरावे वाली बातें जुराइम पेशा अफराद का पता पानी करने के लिए बड़ी मौसर साबित होती हैं, और इन डायलॉग्स से मेरा असल मकसद भी यही था। 5 मिनट के बाद मैंने रजब अली को अपने पास बुलाया और कुछ इस किस्म की हदायत की। रहमू पर अभी हाथ जरा हल्का ही रखना है, डरा धमकाकर काम चलाने की कोशिश करो। तुम फिलहाल नफ्सियाती हरबी आजमाओ। अगर वो कत्ल की इस वारदात में मुलविस है तो उसकी जुबान से जरूर ऐसी कोई बात फिसल जाएगी कि हम कामयाबी से आगे बढ़ने के काबिल हो जाएंगे। अभी फिलहाल उसने मेरी कही हुई बात में 2 अल्फाज चुनकर ज़ेरे लब दोहराए, फिर तस्दीक तलब नजर से मुझे देखते हुए पूछा, मलिक साहब, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो आप रहमू के हवाले से किसी दूसरे जाविये पर भी सोच रहे हैं। तुम्हारा अंदाजा वाकई गलत नहीं है रजब अली, मैंने साफ कोई काम मुजाहिरा करते हुए बोला। रहमू के हवाले से मुझे अभी एक अहम रिपोर्ट मौसूल होने का इंतजार है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए कहा, आज की रात तुम रहमू के साथ थोड़ी सी नेट प्रैक्टिस कर लो, असल मैच कल शुरू करना। जो आपका हुक्म मलिक साहब, उसने फरमाबरदारी से कहा और मेरे कमरे से रुखसत हो गया। अगले ही लम्हे ASI मतलूब हुसैन मेरे पास हाजिर हो गया। उसके चेहरे पर अब खासी रानाई और तवानाई नजर आ रही थी। उसने खूब सैर होकर पेट पूजा की थी। मैंने उसके बैठ जाने पर पूछा, मतलूब हुसैन, दिन के खाने की कसर निकल गई या मैं किसी कांस्टेबल को दोबारा अली मदद होटल की तरफ रवाना करूं? नहीं जनाब, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने ऐसा डट कर खाया है कि कल के नाश्ते का भी काम हो गया है। काफी लजीज और मजेदार खाना था जनाब। ऐसा लजीज और मजेदार खाना अपना रंग दिखाए बिना नहीं रहता मतलूब हुसैन, मैंने फलसफियाना अंदाज में कहा, और वो भी जब शदीद भूख के बाद उसे मैदे में उतारा जाए। वो उलझन ज़दा नजर से मुझे देखते हुए मुस्तफसर हुआ। क्या मतलब जनाब, ये खाना अब कौन सा रंग दिखाने वाला है? नींद का रंग, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि आज रात तुम अपनी पूरी ड्यूटी मुस्तैदी से कर सको। आप फिक्र न करें मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। मैं अपने फर्ज को पहचानता हूँ। मैं किसी भी तरह कोशिश करके सुबह तक जरूर ड्यूटी दूंगा। मुझे तुम्हारी नीयत या कोशिश पर कोई शक नहीं है मतलूब हुसैन, मैंने वाज़े और 2 टोक अल्फाज में कहा। लेकिन मैं इंसानी जबीलत और खुमार गंदम की हकीकत से भी बखूबी वाकिफ हूँ, लिहाजा मैं कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ। रिस्क? वो ताजुब खेज नजर से मुझे देखने लगा। ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ एक मुहिम पर रवाना होना है मतलूब हुसैन, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। उसके बाद वापस आकर आराम से नींद पूरी करते रहना। मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद ड्रामाई अंदाज में इजाफा किया, लेकिन घर जाकर नहीं, तुम यहीं थाने में सोगे। वो तो सब ठीक है मलिक साहब, उसकी उलझन में इजाफा हो गया, लेकिन आप किस मुहिम पर मुझे ले जाना चाहते हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार तो हो ना? जी, मैं भला कैसे इनकार कर सकता हूँ। बस तो फिर ठीक है, मैंने मुतमईन अंदाज में कहा, फिर उसे मुहिम की तफसीलात से आगाह करने लगा। रात के लगभग 9 बजे हम तीनों चौधरी इलाही बख्श के डेरे पर पहुंच गए। हम तीनों से मुराद मैं, ASI मतलूब हुसैन और खोजी बाबा अल्लाह रखा है। अल्लाह रखा फिरोजाबाद का ही रहने वाला था और उसे हमने उसके घर से अपने साथ लिया था। उसकी हिम्मत और बलबले का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि आज का पूरा दिन वो खुरा उठाने के काम में थक कर चूर हो चुका था, और रात में जब मैंने उसे अपने साथ डेरे की तरफ ले जाने की बात की तो वो गर्म बिस्तर छोड़कर ठंडी फिजा में कूद पड़ा। उसके घर वालों ने मुझे बताया कि उसे सोने में से जगाया गया था। अगर कोई और वक्त या कोई और मामला होता तो मैं अल्लाह रखा को सर्दियों की इस यकवक्ता रात में कभी जहमत ना देता, लेकिन मैं इस काम के लिए सुबह का इंतजार नहीं कर सकता था, और मजे की बात यह थी कि काम अल्लाह रखा के सिवा और कोई कर नहीं सकता था। मलिक साहब, जब मैं यहाँ से रहमू को गिरफ्तार करके लेके गया था तो मैंने डेरे का गेट बंद करके उस पर ताला डाल दिया था, मतलूब हुसैन ने बताया। उस ताले की चाबी इस वक्त भी मेरी जेब में है। शाबाश, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। ये तुमने बहुत नेक काम किया था। अब अपने मुबारक हाथों से गेट का ताला तुम ही खोलोगे। मतलूब हुसैन आगे बढ़ा तो मैंने टॉर्च रोशन करके उसकी मदद की। रोशनी के दायरे में गेट का ताला बड़ा वाज़ेह दिखाई देने लगा। अगले ही लम्हे ASI ने चाबी
घुमा कर ताला खोल दिया। हम सब डेरे के अंदर दाखिल हो गए। मेरी हिदायत पर एएसआई ने डेरे के गेट को दोबारा बंद कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किसी ने हमें इस तरफ आते हुए देखा होगा। मौसम सर्दियों का हो तो पंजाब के गांव में, देहात में रात 9 बजे का मतलब है आधी रात। और ये भी जहन में रहे कि मैं आज से लगभग 50 साल पहले के पंजाब का जिक्र कर रहा हूँ। उस जमाने में कोई सहूलत यहाँ नहीं थी। गांव का मतलब सिर्फ गांव था, एक मॉडल गांव। चौधरी इलाही बख्श का डेरा कमोबेश आधे किनाल रकबे पर फैला हुआ था, जिसके मगरबी हिस्से में पहलू बपहलू 3 कमरे बने दिखाई दिए। बाकी की सारी जगह एक कुशादा सहन का नक्शा पेश करती थी। उस सहन के जनूबी दीवार के साथ 4 भैंसें और एक घोड़ा बंधा हुआ था। अंधेरा होने के बायस मैं इन जानवरों का रंग तो न देख सका, अलबत्ता बाद ऐसा मुझे पता चला कि इनमें से 2 भैंसें काली और 2 भूरी थी, जबकि वो घोड़ा मशकी रंग का था। मैं अल्लाह रखा को लेकर सबसे पहले मज़कूरा घोड़े की जानिब बढ़ गया। थाने से निकलते वक्त मैंने और एएसआई ने एक टॉर्च अपने साथ रख ली थी ताकि रात की तारीकी से बखूबी निपटा जा सके। अलावा जी मेरा सर्विस रिवॉल्वर भी बेल्ट के साथ मुंसलिक होल्स्टर में मौजूद था। अगरचे इस बात का कोई इम्कान तो नहीं था कि हमें किसी इमरजेंसी का सामना हो, लेकिन फिर भी इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि मुसीबत कभी दस्तक देकर नहीं आती। लिहाजा किसी भी मिशन में इंसान को हर पहलू से चौकस और होशियार रहना चाहिए। मशकी घोड़े की जानिब बढ़ते हुए मैंने अल्लाह रखा से कहा, चाचा आपको दिन वाले घोड़े का खुरा तो याद होगा। 100 बातों की एक बात, मैं वो अपने मखसूस अंदाज में बोला। कोई ऐसा वैसा याद है मलिक साहब, ये समझ में कि वो मेरे हाफजे में ऐसे नक्श है जैसे करेंसी सिक्के पर उसकी मालियत कुंदा होती है। फिर तो मजा आ जाएगा, मैंने पुरमसरत लहजे में कहा और मशकी घोड़े की जानिब इशारा करते हुए इजाफा किया, चाचा मुझे यकीन है यही घोड़ा इस वारदात में इस्तेमाल हुआ है। आप अपने तजर्बे की रोशनी में तहकीक करके मेरे ख्याल की तस्दीक या तरदीद कर दें। मैं इसी मकसद से तुम्हें इतनी ठंड में गर्म बिस्तर से निकाल कर लाया हूँ। मैं अल्लाह रखा को उसके घर से ले तो आया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि हम किस जगह और क्या करने जा रहे हैं। वो घोड़े की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला, कोशिश करता हूँ मलिक साहब, देखता हूँ हालात और कुदरत क्या रंग दिखाते हैं। मैंने और एएसआई ने अपनी टॉर्च रोशन करके अल्लाह रखा के काम को आसान बनाने की कोशिश की। उसने बड़ी महारत से घोड़े की टांग को पकड़ के उसका पांव ऊपर उठा लिया, फिर बगौर उसके खुर और सिम का जायजा लेने लगा। चंद सेकंड के इस मुआयने के बाद उसने बड़े मुदब्बराना अंदाज में गर्दन हिलाई और मेरी तरफ देखते हुए बोला, मलिक साहब इस घोड़े को जरा जमीन पर चलाकर दिखाएं। मैंने एएसआई को इशारा किया। उसने खूंटे पर से घोड़े की रस्सी खोल ली, फिर मेरी हदायत के मुताबिक उस पर सवार होकर डेरे के सहन में मुख्तसर सी घुड़सवारी का मुजाहरा करने लगा। अल्लाह रखा ने मतलूब हुसैन वाली टार्च अपने हाथ में ले ली और घोड़े के हर कदम की जांच पड़ताल शुरू कर दी। घोड़ा बमुश्किल 8 कदम चला होगा कि अल्लाह रखा ने ये ऐलान फरमाया, 100 बातों की एक बात और कुल मिलाकर मामला समझ में आ गया है। मैंने उसी के अंदाज में कहा, हालात और कुदरत क्या रंग दिखा रहे हैं चाचा। मलिक साहब ये बिल्कुल वही घोड़ा है जिस पर 2 सवार इस डेरे की जानिब से वहां खेतों में पहुंचे थे। वो गहरी संजीदगी से बोला और फिर वापसी में ये घोड़ा एक सवार को अपनी पीठ पर बिठाकर इसी डेरे की तरफ आया था। उसने लम्हाती तवक्कुफ के बाद एक गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए बोला, घोड़े का खुर देखकर मुझे तो 90% यकीन हो गया था और इसकी चाल और इस चाल के नतीजे में बनने वाले खुरे ने मुझे 100% ये यकीन दिला दिया है कि ये वही घोड़ा है जिसकी आपको तलाश थी मलिक साहब। हमने इस डेरे पर रहने वाले चौधरी इलाही बख्श के मुलाजिम खास रहमदीन रहमू को गिरफ्तार कर लिया है। मैंने अल्लाह रखा को बताया, थाने में उसे पूछगिछ जारी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये केस हल हो जाएगा। अगर ये रहमू इस केस में मुलव्वस है तो फिर यही नजर आता है कि उसने नामालूम औरत की लाश को घोड़े पर लाद कर खादम हुसैन के खेतों में पहुंचाया था और लाश को वहां फेंक कर वापस डेरे पर आ गया था। अल्लाह रखा ने सोच में डूबे हुए लहजे में इजहार ख्याल किया, लेकिन इससे ये जाहिर नहीं होता कि नामालूम औरत को कत्ल भी उसी ने किया होगा। ये भी मालूम कर लेंगे। मैंने बड़े एतमाद से कहा, अगर उस औरत की लाश को इस डेरे से उठाकर खेतों तक पहुंचाया गया है तो फिर इस बात के रोशन इम्कानात हैं कि उसे इसी डेरे पर मौत के घाट उतारा गया होगा। फिर मैंने डेरे के मगरबी दीवार के साथ बने हुए 3 कमरों की सिमत
इशारा करते हुए ASI से कहा, मतलूब हुसैन, हम इन कमरों की तलाशी लेंगे। मुझे यकीन है इस औरत के कत्ल के शवाहिद इसी डेरे में मिलेंगे। और इसका क्या करूं मलिक साहब? मतलूब हुसैन ने घोड़े की जानिब इशारा करते हुए कहा, अगर आप कहें तो मैं इसे दोबारा खूंटे पर बांध देता हूँ। यहाँ नहीं, मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। वो उलझन ज़दा अंदाज में बोला, फिर कहा मलिक साहब, उधर किसी कमरे में। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और उसके साथ ही चारों भैंसें भी कमरे के अंदर ही बंधेंगी। बाहर बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ये बेजुबान जानवर हैं तो क्या हुआ, मौसम की शिद्दत तो हर जी रूह पर असरअंदाज होती है ना। मुमकिन है रहमो इन्हें आजकल कमरे के अंदर ही बांधता हो। मतलूब हुसैन ने कहा, इतनी अकल और तजुर्बा तो उसका भी होगा। मैंने गिरफ्तारी के वक्त उसे कुछ करने या सोचने का मौका ही नहीं दिया था। तो फिर तुम फिलहाल घोड़े को इधर खूंटे पर ही बांध दो। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा, पहले हम इन कमरों का अंदरूनी जायजा लें, फिर इन जानवरों के क़याम का भी बंदोबस्त करते हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है मलिक साहब? खोजी अल्लाह रखा ने पूछा। अगर आपको यकीन है कि जिस घोड़े का खुरा इधर खादम हुसैन के खेतों से इस डेरे तक फैला हुआ है और वो यही मशकी घोड़ा है, तो फिर आपका काम खत्म हो जाता है, मैंने वाज़ेह अल्फाज में कहा। और अगर दिन की रोशनी में आप इस घोड़े के खुरे की मजीद छानबीन की जरूरत महसूस करते हैं तो फिर सुबह मेरे थाने में आ जाएं। 100 बातों की एक बात, वो बड़े मजबूत लहजे में बोला। कुल मिलाकर मैं तो यही समझता हूँ कि कुदरत और हालात ने अपना फैसला सुना दिया है। मुझे इस घोड़े के सिलसिले में मजीद किसी जांच पड़ताल की जरूरत नहीं। तो फिर आप फारिग हैं चाचा, मैंने हतमी लहजे में कहा। आगे के मामलात मैं संभालूंगा। आप इस केस के इख्तिताम पर अपना इनाम वसूल करने मेरे पास थाने जरूर आना। मुखबरों, खोजियों और कानून से इसी नौइयत का तामुन करने वाले दीगर अफराद की मेहनत के सिले को हम इनाम कहा करते थे, और अमूमन हमें ये इनाम अपनी जेब खास ही से अदा करना पड़ता था। तो फिर मैं चलता हूँ जनाब, अल्लाह रखा ने अलविदाई अंदाज में कहा। ठीक है चाचा, मैंने उसे जाने की इजाजत देते हुए कहा, ये मामला भी राज ही में रहना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे मलिक साहब। उसने मुझे यकीन दहानी कराई और मैं उसकी तरफ से वाकई बेफिक्र हो गया। अल्लाह रखा के जाने के बाद मैं ASI मावनत से डेरे के 3 कमरों की तलाशी में मसरूफ हो गया। इन तीनों में से एक को कुंडी लगी हुई थी, बाकी 2 के दरवाजे खुले दिखाई देते थे। हमने सबसे पहले कुंडी वाले कमरे का रुख किया। मैंने ASI से पूछा, जब तुम रहमो को गिरफ्तार करने आए थे तो तुमने इन कमरों में झांक कर भी देखा था? नहीं जनाब, मतलूब हुसैन ने नफी में गर्दन हिलाई। उस वक्त मेरी सारी तवज्जो रहमो की गिरफ्तारी पर मरकूज थी और किसी चीज पर मैंने ध्यान नहीं दिया। कुंडी गिराकर हम मज़कूर कमरे में दाखिल हो गए और टार्च की रोशनी में उसका जायजा लेने लगे। वो कमरा एक मुख्तसर से बेडरूम का नक्शा पेश कर रहा था। टार्च की रोशनी में अगरचे कमरे की जुजियात तक तो रसाई मुमकिन नहीं थी, तहम मुझे ये अंदाजा कायम करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि इस बेडरूम की सेटिंग कम से कम रहमो की औकात से लगा नहीं खाती थी। वहाँ की हर शय से सफाई, सलीका और अमारत टपकती थी। मुझे लगता है कि ये कमरा चौधरी इलाही बख्श ने अपने आराम के लिए सेट कर रखा है। ASI ने मेरे ख्याल की तायीद करते हुए कहा, मेरा भी यही अंदाजा है मतलूब हुसैन। मैंने संजीदगी से कहा, चौधरी और डेरे अपने डेरों वगैरह पर एक आध कमरा अपने लिए सेट करके रखा करते हैं, जहां वो अक्सर या कभी कभार फुर्सत के लम्हात गुजारने चले जाते हैं। मैंने भी अभी जिन ख्यालात का जिक्र किया वो कोई फार्मूला नहीं है, और ये भी तय है कि बेशतर साहिबे इख्तियार अफराद इन मसरूफियात से बचे हुए नहीं हैं। अक्लमंद कारीन के लिए इशारा ही काफी है। इस सजे सजाए बेडरूम में जब हमें अपने मतलब की कोई चीज ना मिली तो हम उसके बराबर वाले कमरे में घुस गए, और अंदर घुसते ही मुझे यकीन हो गया कि ये कमरा रहमो के इस्तेमाल में रहता होगा। मज़कूरा कमरे के वस्त में एक चारपाई नजर आ रही थी, जिस पर तलाई और रजाई वाला एक गर्म बिस्तर भी बिछा हुआ था। कमरे की एक दीवार पर बनी 2 छती पर खाने पीने की चंद बर्तन भी रखे दिखाई दिए। मैंने टार्च की रोशनी में इधर उधर घुमा के कमरे के मुआयने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मशकूक शय हमारी गिरफ्त में नहीं आ सकी। ASI ने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा, मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि अगर हम दिन की रोशनी में डेरे की खाना तलाशी का काम करें तो हमें रहमो के जुर्म का कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। तुम्हारा मशवरा अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है मतलूब हुसैन, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अगर जरूरत महसूस हुई तो हम दिन में भी इस डेरे का सर्वे करने आ जाएंगे।
लेकिन मैं समझता हूँ कि मशकी घोड़े के खुरे की शक्ल में हमें जो ठोस सबूत हासिल हो गया है, उसकी मदद से नामालूम औरत के कातिल तक रसाई हासिल करना मुश्किल साबित नहीं होगा। मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके एक गहरी सांस ली और फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा, आप थाने जाकर रहमू से जो सवाल जवाब करूंगा तो वो मुझे कोई चक्कर नहीं दे सकेगा। मशकी घोड़ा और उसका खुरा रहमू की जुबान के तमाम बंद खोल देगा। एएसआई ने मानी खेज अंदाज में गर्दन हिलाई और हम दूसरे कमरे से निकलकर तीसरे कमरे में दाखिल हो गए। ये कमरा दूसरे दोनों की बनिस्बत साइज में ज्यादा बड़ा था और एक नजर देख कर ही अंदाजा हो गया था कि इसे स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। एक दीवार के साथ मुख्तलिफ ज़रई आलात रखे नजर आ रहे थे। कमरे के कोने में जानवरों के चारे का ढेर भी दिखाई दिया और इसी कमरे के फर्श पर चंद खूंटे भी ठुके हुए थे। यकीनन रहमू मौसम सरमा में भैंसों और घोड़े को सर्दी की शिद्दत से बचाने के लिए इसी कमरे में बांधता होगा। इस कमरे के मुख्तलिफ हिस्सों और कोनों खुदरों की तलाशी भी बेसुध ही साबित हुई। नामालूम औरत के कत्ल के हवाले से हमें किसी किस्म के शवाहिद तक रसाई हासिल ना हो सकी। मैंने कमरे से बाहर आते हुए एएसआई से कहा, मतलूब हुसैन, हमें अब इन बेजुबान जानवरों को कमरे के अंदर बांध देना चाहिए। एएसआई ने मेरे ख्याल की तायीद की और दोनों ने मिलकर थोड़ी सी कोशिश के बाद चारों भैंसों और मशकी घोड़े को कमरे के अंदर पहुंचा दिया। एएसआई ने इस काम से फारिग होने के बाद मुझसे पूछा, मलिक साहब, अब हमें वापस चलना है ना? बिल्कुल, हम वापस थाने जा रहे हैं। मैंने डेरे के गेट की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा, दोबारा गेट का ताला बंद कर दो। ठीक है मलिक साहब, वो फर्मा बरदारी से बोला, जो आपका हुक्म। हम जैसे ही गेट के करीब पहुंचे, वो गेट के बाहर मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। मुझे यूं लगा कि जैसे कोई तेजी से गुजरा हो। मैंने सवालिया अंदाज में मतलूब हुसैन की तरफ देखा। वो मेरे एहसास की तायीद में बोला। उसकी आवाज सरगोशियाना थी, मलिक साहब, बाहर कोई है। मैंने फौरन अपने सर्विस रिवॉल्वर को हाथ में कर लिया और दूसरे हाथ में टार्च था और गेट की जानिब लपका। गेट से बाहर आकर मैंने इधर उधर निगाह दोहराई, टार्च की रोशनी फेंककर भी देखने की कोशिश की, लेकिन दूर दूर तक मुझे किसी इंसान के आसार दिखाई न दिए। मजीद तस्दीक के लिए मैंने इस नामालूम शख्स को पुकारा भी, ओए कौन हो तुम, सामने आ। जब मेरी पुकार पर कोई रद्दअमल नहीं उभरा तो मैंने ललकारने वाले अंदाज में एक और कोशिश की, तुम जो कोई भी हो फौरन सामने आ जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। इस मर्तबा भी मेरी आवाज सदा बस सहरा ही साबित हुई। मेरी निगाह के सामने घुप अंधेरे में यहाँ से वहां तक सरसब्ज और शादाब खेत फैले हुए थे और इन खेतों में फसल खड़ी थी। जब मेरी दूसरी पुकार पर भी उधर से कोई जवाब ना आया तो मतलूब हुसैन ने कहा, मलिक साहब, वो कोई शब बेदार जानवर भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यूं महसूस होता है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो हिवाने नातिक था जो पुरस्कार अंदाज में तारीकी की आड़ लेकर हमारी सरगर्मियों का जायजा ले रहा था। एएसआई ने बेयकीनी से मुझे देखा लेकिन मुंह से कुछ ना बोला। उसके अंदाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने पूछा, क्या बात है मतलूब हुसैन? वो गेट पर ताला डालने के बाद बोला, क्या हुआ मलिक साहब, तुमने मुझे ऐसे शख्सदा अंदाज में क्यों देखा है? मलिक साहब, आपके साथ अजीबोगरीब वाकयात पेश आ रहे हैं ना। जवाब देने की बजाय उसने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी हैरत उलझन में बदल गई। उस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और वो सरसराती हुई आवाज में बोला, तो फिर मैंने उसे बात मुकम्मल ना करने दी। 10 बज रहे हैं तो क्या हुआ? पिछली रात इसी वक्त आपने अपने क्वार्टर के दरवाजे पर एक पुरस्कार दस्तक सुनी थी। वो गहरी संजीदगी से वजाहत करते हुए बोला, और अभी आपको यकीन है कि कोई छुपकर हमारी सरगर्मी का जायजा ले रहा था? हम जैसे ही गेट की जानिब बढ़े वो यहाँ से भाग गया है। तो क्या तुमने इधर किसी की मौजूदगी महसूस नहीं की थी? मैंने दाएं बाएं गर्दन घुमाकर एएसआई से सवाल किया। महसूस की थी, वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, लेकिन मेरी सोच में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि वो किसी इंसान की बजाय कोई जानवर भी तो हो सकता है। जैसा कि रात वाली दस्तक के बारे में मेरा ख्याल है कि वो तेज हवाओं का नतीजा होगी, लेकिन आप तो वो सांस हमवार करने के लिए मुतवक्कफ हुआ। फिर उसी संजीदगी से अपनी बात पूरी करते हुए बोला, लेकिन आपको तो यकीन है कि रात को भी आपके
क्वार्टर के दरवाजे पर किसी इंसान ही ने दस्तक दी थी और अब भी कोई इंसान ही हमारी ताक में था। मेरे दिमाग में ऐसी पुख्ता सोच क्यों है, इसका जवाब फिलहाल नहीं दे सकता। मैंने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा, देखते हैं हालात और कुदरत क्या रंग दिखाते हैं। मैंने अल्लाह रखा के तकिया कलाम को गैर इरादी तौर पर इस्तेमाल किया तो एएसआई ने चौंक कर मुझे देखा, फिर जेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, कुल मिलाकर मामला ये हुआ कि अब हमें वापस थाने जाना चाहिए। मतलूब हुसैन ने 100 बातों की एक बात कही थी, लिहाजा हम चौधरी इलाही बख्श के डेरे से वापस आ गए। मैं एक मर्तबा फिर रहमू से सवाल जवाब कर रहा था। उसे अपने कमरे में बुलाने से पहले मैंने हवालदार रजब अली से उसकी रिपोर्ट ले ली थी। हवालदार ने मुझे बताया था कि रहमू ने इस नामालूम औरत के कत्ल का इकरार नहीं किया, वो ऐसे किसी वाक़े से अपनी नावाकिफियत का इजहार कर रहा था। मलिक साहब, आपने सख्ती से मना कर दिया था ना, हवालदार ने रिपोर्ट के इख्तिताम पर कहा, इसलिए मैंने अभी तक जुबानी पूछताछ ही की और बंदा किसी तरह छुरी के नीचे नहीं आ रहा। ठीक है, तुम रहमू को मेरे पास ले आओ, मैंने कुछ सोचते हुए कहा था। लगता है उसकी गर्दन पर मुझे ही छुरी फेरना पड़ेगी। फिर हवालदार रजब अली 1 मिनट से पहले रहमू को लेकर मेरे पास आ गया था। मैंने रजब अली को वापस जाने का इशारा किया। जब वो कमरे से निकल गया तो मैं रहमू की जानिब मुतवज्जो हो गया। वो गर्दन झुकाए खासा निढाल खड़ा था। रहमू, मैंने गंभीर अंदाज में उसे मुखातिब किया, अभी तक अगर तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं की गई तो उसे पुलिस की कोई कमजोरी मत समझना। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ सच बोलने का। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि इस मौके से फायदा उठाओ या फिर कड़ी तफ्तीश से गुजरने के लिए तैयार हो जाओ। थानेदार साहब, आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आता? वो फरियादी लहजे में बोला, जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। मैं किसी औरत का कत्ल नहीं किया जनाब। एक सच तुमने मुझे बताया है और दूसरा सच मेरी तफ्तीश के नतीजे में सामने आया है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और इन दोनों सच्चाइयों में कोई तालमेल नजर नहीं आता। अब एक ही बात हो सकती है रहमू। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लिया, फिर कदरे सख्त लहजे में इजाफा किया, या तो तुम गलत बयानी से काम ले रहे हो या फिर मेरी तफ्तीश गलत है। मैंने सुबह से अब तक छक मारी है, मुझे थानेदारी छोड़कर आलू छोड़े की रेडी लगा लेनी चाहिए। वो हैरत भरी नजर से मुझे देखता रहा, फिर मेरे खामोश होने पर बोला, थानेदार जी, आपने क्या तफ्तीश की है? उसका ये सवाल बरमहल था, क्योंकि मैंने जितने जज्बाती अंदाज में आलू छोले की रेडी वाली बात की थी उस पर रहमू का चौंक जाना एक लाजमी अमर था। मैंने उसकी आंखों की हैरत और कानों के कीड़े झाड़ने की गर्ज से कहा, सुनो रहमू, वो जो मशकी घोड़ा तुम्हारे डेरे पर बंधा हुआ है ना, वही कत्ल की इस वारदात में इस्तेमाल हुआ है। उस डेरे पर से कोई उस नामालूम औरत की लाश को मशकी घोड़े की पीठ पर लाद कर पिछली रात खादम हुसैन के खेतों में पहुंचा था। उसने लाश को वहां फेंका और फिर उसी घोड़े पर सवार होकर वापस डेरे पर आ गया। इस हकीकत को तुम क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं जुटला सकती। बताओ अब क्या कहते हो तुम? उसने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय मुताज्जब अंदाज में मुझसे पूछा, आप मशकी घोड़े के हवाले से ये बात इतने वसूल से कैसे कह रहे हैं थानेदार साहब? मैंने उसे खोजी अल्लाह रखा की माहिराना मेहनत की तफसील से आगाह किया, फिर सनसनाते हुए लहजे में कहा, मैं अभी तुम्हारे डेरे से आ रहा हूँ। टॉर्च की रोशनी में जिस हद तक मुमकिन था मैंने वहाँ की तलाशी ली है। वहाँ सुबह एक मर्तबा फिर उधर का सर्वे करूंगा, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि तुम सुबह से पहले ही अपने जुराइम का इकरार कर लो। अब जबकि मैं तुम्हें हवालदार के हवाले करूंगा तो फिर तुम्हारी हड्डी पसली की कोई जमानत नहीं होगी। सरकार, मैं किस तरह आपको यकीन दिलाऊं? उसके लहजे से बेबसी झलकने लगी। मैं अपनी बेगुनाही के लिए बड़ी से बड़ी कसम खा सकता हूँ, लेकिन आपको कसम क्या मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैंने जितनी बकबक तुम्हारी सुन ली है ना रहमू, मैंने जारहाना अंदाज में कहा, मैं मुलजिमों को अपने सामने इतनी जुबान चलाने की इजाजत नहीं देता हूँ। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे सवालात के जवाब दोगे। मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया और फिर पूछा, वो दिलकश और खूबसूरत औरत कौन थी? वो तुम्हारे हाथ कैसे लगी? तुमने उसके साथ क्या किया और क्या करने के बाद तुमने उसे मौत के घाट उतार दिया? आला कत्ल तुमने कहाँ छुपाया है? तुमने उस बदनसीब को किस जगह जिबा किया था? इन खतरनाक और संगीन सवालात की भरमार ने रहमू की हालत खराब कर दी। उसके चेहरे पर मौत की जर्दी खंड गई और एक लम्हे के लिए वो मुझे महसूस हुआ कि 2.5 मन की जिंदा लाश धुआंधार अंदाज में रो पड़ेगी, मगर अगले ही लम्हे उसके चेहरे के तासुरात तब्दील होने लगे।
یہ تبدیلی میرے لیے حیرت انگیز تھی۔ ڈر، خوف اور سراسیمگی کی جگہ اعتماد، سکون اور اطمینان نے لے لی اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ کسی حتمی فیصلے پر پہنچ گیا تھا۔ یہ فیصلہ میری تھیوری کی تائید اور تصدیق میں بھی ہو سکتا تھا اور اس کے خلاف بھی۔ پھر جب وہ گویا ہوا تو اس کا دماغ کسی کتاب کی مانند کھل گیا۔ تھانے دار صاحب، وہ بڑی توانا آواز میں بولا، میں نے منت سماجت کر کے، رو کر، گر گرا کر اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر آپ کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر لی ہے، لیکن آپ کسی بھی قیمت پر مجھے بے قصور سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اب میں اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی سے بولا، کیونکہ میں نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ خدا جانتا ہے کہ میں نے کسی عورت کو قتل نہیں کیا۔ آپ اس ناکردہ جرم میں مجھے پھانسی بھی لگوا دیں گے تو میں اف تک نہیں کروں گا۔ پھر میرا خدا خود ہی آپ سے پوچھ لے گا کہ اے ملک سبتر حیات، کیا میں نے تمہیں اس لیے تھانے دار بنایا تھا کہ تم بے گناہوں کو ناکردہ جرائم کی پاداش میں کال کوٹری میں سراتے رہو اور انہیں تختے پر لٹکاتے رہو؟ رحمو نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ میں اندر سے ہل کر رہ گیا۔ کسی قاتل اور زانی شخص سے ایسی بردباری اور خدا سپردگی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ان لمحات میں وہ مجھے بہت ہی معصوم اور بے گناہ نظر آیا، اور پھر میرے ذہن میں تیز روشنی کا ایک دھماکہ سا ہوا اور بالکل مختلف انداز میں اسے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ تمہارے بے گناہ ہونے یا گناہگار ہونے کا فیصلہ تو صبح تک ہو ہی جائے گا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ کل رات میں کسی نے وہ مشکی گھوڑا تم سے استعمال کرنے کے لیے لیا تھا؟ نہیں جناب، اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بڑی قطعیت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ گھوڑا صرف چودھری صاحب کے استعمال میں رہتا ہے جناب۔ مجھے تو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ گھوڑا ابھی تک کھلے میں بندھا ہوا ہے، اگر اسے ٹھنڈ لگ گئی تو چودھری صاحب میری کھال کھنچوا ڈالیں گے۔ آپ کے آدمی نے اتنی افراتفری میں مجھے گرفتار کر کے تھانے پہنچایا کہ میں جانوروں کی طرف دھیان ہی نہیں دے سکا۔ ان جانوروں کے لیے تم خود کو فکر میں نہ ڈالو رحمو۔ میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میں نے چاروں بھینسوں اور مشکی گھوڑے کو ایک کمرے کے اندر باندھ دیا ہے، وہ کمرہ جہاں چارے کا ڈھیر اور چند زرعی آلات رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب۔ وہ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا، آپ نے تو میری بہت بڑی مشکل ٹال دی ہے۔ جو شخص قتل کے الزام میں زیر تفتیش ہو اور اپنے معاملے کو خدا کے حوالے کر کے مطمئن ہو گیا ہو، وہ چودھری کے غیظ و غضب سے بچ جانے کے لیے دل کی جن گہرائیوں سے میرا شکریہ ادا کر رہا تھا، اس نے مجھے یقین دلا دیا کہ رحمو مجرم نہیں ہو سکتا۔ میں نے قدرے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، رحمو، اللہ تمہارا بھی بھلا کرے گا اگر تم میرے ساتھ تعاون کرتے رہو گے۔ جی آپ حکم کریں، میں تو ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ تو تمہیں پکا یقین ہے کہ وقوع کی رات کسی نے تم سے مشکی گھوڑا نہیں لیا تھا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اور نہ ہی تم اس گھوڑے کو ڈیرے سے باہر لے کر گئے تھے؟ بالکل نہیں جناب، وہ پورے تعین سے بولا۔ جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹا تو میں نے چاروں بھینسوں اور مشکی گھوڑے کو چارے والے کمرے کے اندر باندھ دیا تھا، اور آج جب میں کافی دیر سے سو کر اٹھا تو وہ گھوڑا کمرے کے اندر اپنے کھونٹے پر جوں کا توں بندھا ہوا تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری غیر معمولی گہری نیند کے دوران میں کوئی ڈیرے کے اندر داخل ہوا ہو؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ وہ مشکی گھوڑے کو آدھے گھنٹے کے لیے ڈیرے سے نکال لے گیا ہو اور تمہاری بے خبری ہی میں اس نے گھوڑے کو لا کر واپس کمرے میں باندھ دیا ہو؟ ایسا کبھی ہوا تو نہیں جناب، وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے جو پتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ کل شام میں ڈیرے پر تمہارے علاوہ اور کون تھا؟ میں تھا اور بدری تھا، اس نے جواب دیا۔ بدری کون؟ اس کا نام تو بدرالدین ہے جی، لیکن بچپن ہی سے وہ بدری مشہور ہے، جیسے تم رحمو مشہور ہو۔ جی ہاں، یہ بدری تمہارے ڈیرے پر کیا لینے آیا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ جناب وہ بھی میرے ساتھ ڈیرے پر ہوتا ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ میری طرح وہ بھی چودھری صاحب کا ملازم ہے، پر کیا رحمو؟ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ جناب بدری کی ڈیوٹی صبح سے شام تک ہوتی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جبکہ میں رات کو بھی ڈیرے پر ہی رہتا ہوں۔ بدری کے ذمے کس نوعیت کے کام ہیں؟ وہ زیادہ تر جانوروں کی دیکھ بھال کرتا
है जी, रहमू ने बताया। खुसूसन चौधरी साहब ने उसे घोड़े की देखभाल के लिए रखा हुआ है। वकूए की रात जब बद्री डेरे से रुखसत हुआ तो क्या घोड़ा डेरे पर ही मौजूद था? मैंने पहले पूछे हुए सवाल को दूसरे अंदाज से कहा। उसने असबात में जवाब दिया और बताने लगा, उस रात बद्री मेरे लिए रात का खाना लेकर आया था। उसके जाने के बाद मैंने खाना खाया और मजे से सो गया। इन लम्हात में मेरा जहन बड़ी तेज रफ्तारी से काम कर रहा था। मैंने सनसनीखेज लहजे में कहा, और फिर तुम दूसरी सुबह यानी आज सुबह खिलाफे मामूल बहुत देर तक सोते रहे थे, है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। क्या आज सुबह बद्री ठीक वक्त पर डेरे पर नहीं पहुंचा था? मैंने जानना चाहा। उसकी ड्यूटी तो सुबह से शाम तक होती है ना। अगर वो आज सुबह वक्त पर आ जाता तो फिर मेरे देर तक सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था जनाब। रहमू ने बड़ा माकूल जवाब दिया। वो मुझे जगा देता। वो कितने बजे डेरे पर पहुंचा था? दोपहर के बाद। इस ताखीर का उसने क्या सबब बताया था? मैंने पूछा तो कहने लगा, रात को डेरे से जाने के बाद उसे ठंड लग गई थी। रहमू ने जवाब दिया, और वो पूरी रात बुखार में फनकता रहा। सुबह वक्त पर डेरे पर आने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए दोपहर को वो घर से निकला था। वो लम्हे भर को रुका, एक गहरी सांस ली और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, उसकी तबीयत को देखते हुए मैंने उसे शाम से पहले ही घर भेज दिया था। पता नहीं इस बेचारे का अब क्या हाल होगा। इस बेचारे का हाल तो मैं तुम्हें उधर थाने में ही मुलाहिजा करवा दूंगा, मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा। तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम्हारी गिरफ्तारी पर अभी तक हवेली की तरफ से कोई हलचल क्यों नजर नहीं आई? तुम तो चौधरी इलाही बख्श के बहुत खास मुलाजिम हो। मैं समझता हूँ मेरी गिरफ्तारी की खबर अभी हवेली तक पहुंची ही नहीं होगी। वो गहरी संजीदगी से बोला। जब मुझे डेरे से गिरफ्तार किया गया था तो रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था और इससे पहले बद्री वहाँ से जा चुका था। अब सुबह जब डेरे पर पहुंचेगा और मैं उसे वहाँ नहीं मिलूंगा तो मेरी तलाश होगी, फिर कहीं जाकर पता चलेगा कि मैं तो थाने में बंद हूँ। चलो मैं मान लेता हूँ तुम्हारी गिरफ्तारी अभी तक हवेली और गाँव वालों को नजर में नहीं आई, मैंने बड़ी रसानी से कहा। क्या उस नामालूम औरत की लाश का किस्सा भी अभी तक हवेली के अंदर नहीं पहुंचा होगा? इस वाकये की खबर तो जरूर हवेली तक के अंदर पहुंची होगी जनाब। फिर उधर से कोई रद्द-ए-अमल देखने में क्यों नहीं आया? मैंने गहरी संजीदगी से कहा। ये कोई मामूली वाकया तो नहीं था चौधरी इलाही बख्श, आखिर इस गांव के करता धरता है, उन्हें थाने आकर इस मामले में अपनी दिलचस्पी तो जाहिर करनी चाहिए थी ना। आप ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो ताईदी अंदाज में बोला, लेकिन हमारे चौधरी साहब तो गाँव में ही नहीं है और हवेली में उनके औरतें ही औरतें बाकी बचती हैं। अब वो तो थाने आने से रहे। चौधरी इलाही बख्श कहाँ गए हैं? मैंने इस दरारी लहजे में पूछा। वो लाहौर गए हुए हैं, रहमू ने जवाब दिया। कब से? इस वाक़ये से एक दिन पहले वो लाहौर रवाना हो गए थे, उसने बताया, और उनकी वापसी 3-4 दिन के बाद होगी। ओह, मैं गहरी सांस लेकर रह गया। तो इसका मतलब है ये घिनौना खेल चौधरी इलाही बख्श के गयाब में खेला गया है। रहमू ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे रजब अली के हवाले कर दिया। थाने से उठने से पहले मैंने 2-3 जरूरी काम किए। नंबर 1, रजब अली को सख्ती से ताकीद कर दी कि मुलजिम रहमू को एक तमाचा तक नहीं मारना। इस नौयत के तमाम तर अरमान निकालने के लिए उसे सुबह कोई और शिकार दे दिया जाएगा। नंबर 2, ASI मतलूब हुसैन को हदायत दी कि वो कल अले सुबह ड्यूटी ऑफ करके सीधा बद्री के घर पहुंचेगा और उसे गिरफ्तार करके थाने पहुंचाएगा। मैं जब सुबह थाने पहुंची तो बद्री को हवालात में होना चाहिए। नंबर 3, मैंने मकामी कांस्टेबल अमीन को ये हुक्म दिया कि वो अपने साथ एक और कांस्टेबल को लेकर जाएगा और रात का बाकी हिस्सा चौधरी इलाही बख्श के डेरे की निगरानी में गुजारेगा, और जैसे ही कोई शख्स उस डेरे में दाखिल होने की कोशिश करे तो वो लोग फौरन उसे गिरफ्तार कर लेंगे। फिर मैं इत्मीनान से अपने क्वार्टर में आ गया। रहमू मेरी निगाह में बेगुनाह साबित हो चुका था। सुबह उसकी बेगुनाही का कोई न कोई अमली सबूत भी मिल जाना था। बद्री की जात मेरी नजर में मशकूक हो गई थी। सुबह उस ASI ने जब उसे थाने पहुंचा देता तो मैं उससे भी पूछगिछ कर लेता। रात डेरे से वापसी पर मैंने डेरे के बाहर किसी की पुरस्कार मौजूदगी को महसूस किया था। मुझे यूं लगा था जैसे कोई छुपकर हमारी निगरानी कर रहा हो। ऐन मुमकिन है वो डेरे के अंदर दाखिल होने का इरादा रखता था। अगर ऐसी ही बात थी तो फिर वो अमीन एंड कंपनी के हाथों से बच नहीं सकता था। मैंने अमीन को हर किस्म की कार्रवाई के इख्तियारात दे दिए थे। मैंने उसे कह दिया था कि बस बंदे को फड़काना नहीं, बाकी सब चलेगा। ये भी हो सकता था कि जब मैं सुबह थाने पहुंचूं तो मज़कूरा शख्स से भी मुलाकात हो जाए। मैं अगर कुछ नहीं कर सका तो उस शख्स के लिए नहीं कर सका जिसकी पुरस्कार दस्तक के बाद हंगामा खेजी का ये सिलसिला शुरू हुआ था, जो हनूज जारी था। उसका कोई नाम, पता, सर ठिकाना मेरे इल्म में नहीं था, लिहाजा मैं इस सिलसिले में मुकम्मल बेबस था।
رات کو جب میں سونے لگا تو رحمو کے الفاظ نے میرے ذہن میں کھلبلی مچا دی۔ اس نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر کے مجھے بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ میں نے ان لمحات میں تہہ دل سے یہ دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، تو میرے ہاتھ سے کسی بے گناہ کو سزا نہ دلوانا، ورنہ میں ساری زندگی عذاب مسلسل کا شکار رہوں گا۔ اگلی صبح میری دعا قبول ہو گئی۔ میں تھانے پہنچا تو وہاں اچھی خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ ASI مطلوب حسین کو بدری کی طرف جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ نصف شب کے بعد کانسٹیبل امین اینڈ کمپنی اسے پکڑ کر تھانے لے آئے تھے۔ بدری دیوار پھلانگ کر چودھری کے ڈیرے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ امین اور اس کے ساتھی کانسٹیبل نے اسے رنگے ہاتھوں قابو میں کر لیا تھا۔ رنگے ہاتھوں ان معنوں میں کہ اس کے پاس سے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک خنجر بھی برآمد ہوا تھا جس کی دھار پر خون جمع ہوا تھا۔ یہ وہی خنجر تھا جس کی تلاش مجھے آلائے قتل کی حیثیت سے تھی۔ اس نامعلوم عورت کو اسی خطرناک خنجر کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ بدری مذکورہ خنجر کو ڈیرے میں کسی ایسی جگہ رکھنا چاہتا تھا جہاں پولیس کی نظر بآسانی رسائی حاصل کر سکے۔ رحمو کو ہم نے گرفتار تو کر لیا تھا، لیکن بدری کی خواہش تھی کہ رحمو کے بچاؤ کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ اس کیس کے پوشیدہ گوشے بدری کی گرفتاری کے بعد نمایاں ہو گئے تھے۔ میں نے کسی پوچھ گچھ سے پہلے بدری کو 15 منٹ کے لیے حوالدار رجب علی کی مہربانی میں دے دیا۔ رنگے ہاتھوں پولیس کی گرفت میں آنے کے بعد اس کی ہمت ویسے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ رہی صحیح کسر رجب علی کے مہربان ہاتھوں نے پوری کر دی۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد وہ پاؤں پڑ کر اور ہاتھ جوڑ کر اقبالی بیان دینے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس نے میرے روبرو خدا کو حاضر ناظر جان کر جن جرائم کا اعتراف کیا، اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ مقتول نامعلوم عورت کا نام شاہدہ تھا اور وہ ایک پیشہ ور عورت تھی۔ بدری کسی دوسرے علاقے سے اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اور شاہدہ کو بدری ہی نے دریا کے کنارے کھیتوں میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ موت کے منہ میں دھکیلنے سے قبل اس نے شاہدہ کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی، اور یہ سب سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا تھا جس کا شکار رحمو کو بتانا مقصود تھا، اور اس مقصد میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس گھنونے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اسی نے رحمو کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملائی تھی تاکہ وہ بے سود سوتا رہ جائے اور اسے ڈیرے سے گھوڑا نکالنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ مشکی گھوڑا ویسے ہی اس کے ساتھ ہلا ہوا تھا، لہٰذا یہ کام اس نے رحمو کی بے ہوشی کے دوران بآسانی کر لیا۔ جن کھیتوں میں بدری نے شاہدہ کی شہرک کاٹ کے اسے موت کی نیند سلایا تھا وہ ڈیرے سے زیادہ دور نہیں تھی۔ اپنے ظلم کا نشانہ بنانے کے دوران ہی اس نے شاہدہ کی کمپٹی کو مسل کر اسے بے سود کر دیا تھا، لہٰذا جب اس کی گردن پر خنجر چلانے کی باری آئی تو وہ بیچاری اپنی زندگی بچانے کے لیے ذرا سی بھی مزاحمت نہ کر سکی۔ جب کٹی ہوئی شارک سے سارا خون نچڑ گیا تو وہ اسے کسی ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند گھسیٹ کر ڈیرے کے قریب لے آیا تھا۔ اس نے ڈیرے کے اندر سے مشکی گھوڑا نکالا اور اس کے بعد سب کچھ وہی کیا جس کا اندازہ میں نے اور کھوجی اللہ رکھا نے قائم کیا تھا۔ بدری سے ایک سنگین غلطی یہ ہوئی تھی کہ وہ آلائے قتل کو اسی جگہ بھول آیا تھا جہاں کھڑی فصل کے اندر اس نے شاہدہ کو انا للہ کیا تھا، جبکہ پروگرام کے مطابق یہ خنجر اسے ڈیرے میں کہیں رکھنا تھا تاکہ ہر سمت سے شاہدہ کے قتل کا شبہ رحمو پر جائے اور اس کے بچاؤ کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ آلائے قتل کو ڈیرے پر چھپانے کے لیے اس نے ایک اور کوشش اس وقت کی تھی جب میں اور مطلوب حسین ڈیرے کی تلاشی کے بعد واپس جا رہے تھے، لیکن ہماری موجودگی نے اسے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر دوسری کوشش میں وہ پکڑا گیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ بدری نے ایسا کیوں کیا؟ رحمو کے ساتھ اس کی ایسی کیا دشمنی تھی اور وہ شاہدہ کی جان کا بھی دشمن کیوں ہو گیا تھا؟ ان نہایت ہی اہم سوالات کا بھی بدری نے جواب دے دیا، اور وہ جواب بڑا انکشاف انگیز تھا۔ جی ہاں، بدری نے یہ سب کچھ رحمو سے کسی ذاتی رنجش کی بنا پر نہیں کیا تھا، بلکہ اس کام کے لیے اسے چودھری الہی بخش نے احکامات صادر کیے تھے اور ان معاملات کو صیغہ راز میں رکھنے کی تلقین بھی کی تھی۔ لیکن پولیس کی حرکت میں آ جانے سے کوئی راز نہیں رہا تھا۔ بدری کے اعترافی بیان کے مطابق رحمو نے کچھ زیادہ ہی ہاتھ پاؤں پھیلا لیے تھے۔ وہ چودھری کی عیاشیوں میں برابر کا شریک تھا،
जिसके लिए डेरे का वही कमरा इस्तेमाल किया जाता था जो बेडरूम की तर्ज पर सेट किया गया था। चौधरी अपने दस्तरखान का बचा माल उसे भी खाने को दे दिया करता था। इस तरह दोनों की गाड़ी बड़ी खुशउस्लूबी से चल रही थी। इसी दौरान चौधरी इलाही बख्श पर यह सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि रहमू बड़ी खामोशी के साथ उसकी हवेली की एक औरत पर भी हाथ साफ कर रहा है। वो बड़ी आजादी से हवेली के अंदर आता जाता था, लिहाजा इस काम के लिए उसे कोई मुश्किल ना हुई थी। रहमू की इस गुस्ताखी ने चौधरी के तन बदन में आग भर दी थी। उन ताल्लुकात की तस्दीक होने पर चौधरी ने रहमू को इबरतनाक सजा देने का मंसूबा बना लिया। चौधरी अगर चाहता तो खुद अपने हाथों से या किसी भी शख्स से कहकर रहमू को ठिकाने लगा सकता था, लेकिन इस मौके पर उसने एक तीर से दो शिकार करने का फैसला किया। शाहदा नामी इस पेशावर औरत से भी चौधरी को बहुत सी शिकायत थी और वो उसे बदतरीन सजा देने का ख्वाहा था, लिहाजा उसने शाहदा और रहमू को नत्थी करके एक पैकेज सा बना दिया था। इस केस की तमाम गुत्थियां पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले ही खुल चुकी थी। मैंने एक लम्हे की देर न की और बदरी के बाद चौधरी इलाही बख्श को भी लाहौर से गिरफ्तार करके हवालात की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वो अपनी जात को हर शक व शुबे से बालातर साबित करने के लिए वो कुआं से एक रोज पहले ही मंजर से गायब हो गया था, लेकिन बदरी की हमाकत उसे ले डूबी। बदरी ने जो कुछ भी किया वो चौधरी इलाही बख्श के हुक्म का नतीजा था। वो कानून की नजर में वो दोनों एक जैसे मुजरिम थे, लिहाजा मैंने उनके खिलाफ बड़ा मजबूत चालान बनाकर उन्हें अदालत के हवाले कर दिया। बदरी और उसका पर्दा नशी आका अदालत से लंबी सजा पाकर जेल की संगलाख दीवारों के पीछे चले गए और रहमदीन उर्फ रहमू ने हमेशा के लिए इस गुनाह से तौबा कर ली जिसके सबब वो इस मुसीबत में गिरफ्तार हुआ था। ये फैसला उस कुदरत की जानिब से आया था जिसकी अदालत आरिया में उसने अपना केस दायर किया। कहानी के इख्तिताम पर एक दफा फिर आप सभी से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज ए न्यू यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें। शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी नई सनसनीखेज कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।